check. Good morning dear students, just check is the audio video good to go. मला तो येत नहीं है. क्या हो गया? Now it's come. All clear? मला तो येतच नहीं है. Yes. Okay. आज इधर क्यों अटेंडेंस कम है अपना? फेस टू फेस में कॉलेज? ओह अच्छा, ठीक है. चलो. सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. कैसे हो आप लोग? मस्त. पढ़ाई कर रहे हो क्या? रिवाइज कर रहे हो? यस. So good morning to all the live streaming students also. Very good morning. Let me just tell you, if you guys have taken admission for this batch, please contact your person from SPC team जिसके through आपने admission लिया है. Give them your invoice number and all details. He will add you to the Telegram group. आज से ये तैयारी आप चालू कर दो क्योंकि 1 और 2 दिनों में अभी टैक्स का लेक्चर ऐप पे स्टार्ट हो जाएगा. Yes, so that is why एकदम से फिर हम ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे, then you will miss out on some lecture and you will be lost, nowhere to contact. इसलिए मैं कल से आपको बोले जा रही हूँ कि आपको आपके जो टीम है SPC से जो भी आपको कांटेक्ट पर्सन था उसको ही आप कॉल करके get yourself added on the Telegram group. Is that okay? Yes, okay. So let's get started now. Let's continue. कल हमने कौन सा कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में देखा? मार्जिनल रिलीफ, है ना. मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है मैम? जब इनकम इंक्रीज होता है इतू से अमाउंट से, लेकिन टैक्स प्लस सरचार्ज इंक्रीज होता है बहुत ज्यादा अमाउंट से. बेटा ये मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इफ यू आर फेसिंग सम हार्डशिप ओनली बिकॉज ऑफ सरचार्ज. ये मार्जिनल रिलीफ किसकी वजह से दिया है? ओनली इफ यू आर फेसिंग सम हार्डशिप बिकॉज ऑफ विच कॉन्सेप्ट? सरचार्ज. सरचार्ज की वजह से अगर आपको कुछ दर्द या तकलीफ हो रहा है तो गवर्नमेंट आपको देगी रिलीफ, एंड दिस इज द रिलीफ दैट यू वी लर्न हाउ टू कैलकुलेट इट. इज दैट ओके विद एवरीबडी? यस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस राइट सम हेडलाइंस टुडे. ओके, थोड़ी सी हेडलाइंस लिख के लेते हैं, थोड़ा सा और थ्योरी पार्ट करके लेते हैं. ठीक है, तो चलो हेडलाइंस में नोट करते हैं. हेडलाइंस में फर्स्ट, सम इनकम्स आर exempt फ्रॉम टैक्स. Some incomes are exempt from tax. Correct? It is covered under section 10. पता है खास करके सेक्शन 10 बनाया गया इनकम टैक्स एक्ट का, जहां पे एग्जम्प्ट इनकम कवर किए जाते हैं. ठीक है, सम इनकम्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10. इसका एग्जाम्पल है एग्री इनकम इन इंडिया is exempt from tax. Agri income in India is exempt from tax. हेडलाइन में लिखा सबने? करेक्ट. Agri income in India is exempt from tax. Correct? Did you note it down? Did you understand? कि कुछ इनकम्स होते हैं जो एग्जम्प्ट होने वाले, और सारे एग्जम्पशंस कौन से सेक्शन में कवर्ड है? सेक्शन 10. खास करके सेक्शन 10 बनाया गया है जो बोलता है कि कुछ इनकम्स क्या होने वाले? एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस, ओके. ये हो गया. अगला हेडलाइन लिखो. डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A. डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A.
कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक है ये पता है आपको? फ्रॉम 80C to 80U आर डिडक्टेड फ्रॉम GTI. इसको कहां से डिडक्ट करते हैं आप? GTI से. आर डिडक्टेड फ्रॉम GTI. आर डिडक्टेड फ्रॉम GTI. करेक्ट. इसका भी एक एग्जाम्पल होता है. एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं. प्रीमियम फॉर, आप प्रीमियम पे करते हो, प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. जब आप प्रीमियम पे करोगे ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, इट इज एलिजिबल फॉर 80C डिडक्शन. बेटा इट इज एलिजिबल फॉर व्हाट? 80C डिडक्शन. अभी तक डिडक्शंस बहुत डिटेल में एक चैप्टर है, एग्जम्पशंस का एक चैप्टर है, हम पढ़ने वाले, बट ये तुमको थोड़े कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. ठीक है? ठीक है क्या? हेडलाइंस लिख के हो गया. कम बैक टू योर नोटबुक. नाउ सम कॉन्सेप्ट देयर. नोटबुक रेडी आपका? ओके. नाउ नोटबुक में लेट्स राइट डाउन हियर एग्जम्प्ट इनकम. ऐसे लिखो. नोटबुक में कॉन्सेप्ट क्या है? एग्जम्प्ट इनकम. अंडरलाइन इट. लिखा सबने? एग्जम्प्ट इनकम. ठीक है? ठीक है क्या? नाउ लेट्स से चमेली. चमेली इज वर्किंग विथ इन्फोसिस. शी इज हैविंग सैलरी. उसका सैलरी इनकम है 35 lakhs. प्लस शी हैज एग्री इनकम. Okay, so she is having some agri income of around 5 lakhs. What will be her GTI? Yeah. So how we write, you know, we write salary income 35 lakhs. And agri income हम add नहीं करते. एग्जम्प्ट इनकम को कंसिडर ही नहीं किया जाता, क्योंकि उस इनकम पे टैक्स ही नहीं देना, तो उसको ऐड ही मत करो, वो एग्जम्प्ट है. सो बेसिकली एग्जम्प्ट इनकम इज नॉट कंसिडर्ड इन GTI NTI वर्किंग एट ऑल, बिकॉज एग्जम्प्ट इनकम इज एन इनकम ऑन विच इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. मतलब उस इनकम पे हम लोग टैक्स पे नहीं करते. सो यू नो व्हाट, हर GTI वुड बी 35 lakhs. So what is the conclusion here? Here we understand that one, ma'am, agri income क्या होता है? Agri income is exempt from tax. एक बात तो ये है. दूसरी बात हमने ये सीखी, अच्छा, exempt income is not considered or not added in GTI. ये मैं बताऊंगी नहीं, ये मैंने प्रैक्टिकली दिखाया. ये कंक्लूजन आपको निकालना है कि अच्छा मैम ने बोला कि एग्री इनकम क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि मैम ने सिखाया एग्री इनकम एग्जम्प्ट है. अच्छा, जो इनकम एग्जम्प्ट है जिस पे टैक्स ही नहीं देना, उसको काहे को GTI में ऐड करें? GTI में भी ऐड मत करो, उसको NTI में भी ऐड मत करो. समझ में आ रहा है क्या? यस. सो एग्री इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, देयरफॉर इट इज नॉट एडेड इन GTI. समझा क्या ये तुमको? नोट इट डाउन. ठीक है क्या? पक्का एवरीबडी ओके विद दिस? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस. एग्जम्प्ट इनकम मतलब क्या? ऐसा इनकम जिस पे टैक्स नहीं देना. सी, इनकम टैक्स बोल सकते हैं ना यार, जाने देना, एग्री इनकम है, मत लेते, इस पे टैक्स नहीं लेते. हमको कुछ एग्जम्पशंस देने तो हम दे सकते हैं, हमको टैक्स नहीं लेना तो हम नहीं लेंगे. एक और एग्जम्प्ट इनकम आपने सीखा है कल या परसों. वन मोर एग्जम्प्ट इनकम आई हैव टॉट यू. हेडलाइंस देखो आपकी, हेडलाइंस देखो आपकी. एक और एग्जम्प्ट इनकम आपको सिखाया, देखो कौन सा. यस, शेयर ऑफ प्रॉफिट from the firm is exempt in the hands of partners. Share of profit, ये भी सब section 10 में. Yes, so there is section, you know, 10(1) starts with agriculture. इसमें clauses है अलग अलग, लेकिन सारा ये exempt income कहाँ cover होता है? section 10 में. सारा exempt income कहाँ cover होता है? section 10 में.
तो ये आपको याद रखना है कि हाँ मैम एग्जाम शब्द बोला तो आपको समझना है कि यस मैम आपने और एक सिखाया है, इसको बोलते हैं ब्रेन मैपिंग। एक कॉन्सेप्ट को कहाँ और सीखा होगा आपने, लेकिन एग्जाम शब्द आ गया तो उसको रिकॉल करने का। जिस दिन आप ये कर पाओगे फिर एग्जाम का पेपर आप हैंडल कर पाओगे, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा होते हैं। Do you understand? And they'll not give you, hello, we're asking you question on exam chapter. Hello, we're asking you question on residential. No, they will not tell you. You have to understand कि ये concept इधर था, ये airtight compartments नहीं है, chapter wise नहीं पढ़ना है सब्जेक्ट को। एक बार पढ़ाई हो गई, आपको कहीं से भी combine mix करके questions आ सकते हैं। समझ में आता है? And that is why I have this brain mapping book specially prepared for GST. You know, because in GST it's lot of theory. इनकम टैक्स में तो एटलीस्ट प्रॉब्लम्स है, बट इन जीएसटी क्या है, बहुत ज्यादा थ्योरी है। तो जैसे ये थ्योरी होता है, तो हम क्या करते हैं जब आप ये ब्रेन मैपिंग करते हो कि एक ही कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग चैप्टर से रिलेट करके ये चार्ट्स बनाते हैं। एंड जनरली जब हम ये चार्ट्स बनाते हैं, ओके, तो क्या होता है, आई डोंट गिव यू रेडीमेड चार्ट्स, आई गिव यू ब्लैंक स्पेसेस एंड देन यू मेक इट इन द क्लास। मैं आपको बोलूं कितने भी कोई भी आपको रेडीमेड बुक्स दे दो, ये बेस्ट नोट्स है, ये बेस्ट बुक्स है, आपके जो हैंड राइटिंग खुद से लिखे हुए नोट्स होते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होते हैं। और एक और चीज समझ लेना कि मैम यहाँ पे टेबल्स मिल रहे हैं, यहाँ पे चार्ट बुक मिल रहा है, टेलीग्राम पे कुछ फ्री मिल रहा है, यार वो फ्री मिलने से यार कुछ चार्ट बुक मिलने से आप अगर एग्जाम पास कर देते तो आज सब लोग सीए बन जाते। चार्ट्स तो सबके पास है, मटेरियल तो सबके पास है, यू डोंट नीड दैट, you need something extra which you have to add in it. You have to sit down and make these extra notes. You have to take some efforts, change the study plan. Day 1 से आप समझ लो कि हम पढ़ाई स्टडी लीव में नहीं करने वाले 3 महीने की, हमारी पढ़ाई आज से स्टार्ट हो गई है, तैयारी आज से चालू हो गई। मैं हर बार हर लेक्चर में कुछ ना कुछ टिप्स दूंगी, आपको ये टिप्स ध्यान में रखने और इसको इम्प्लीमेंट करना है। समझ में आता है? यस, ओके। सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि एग्जाम्शन बोला तो ताबड़तोड़ आपको स्ट्राइक होना चाहिए। हाँ मैम आपने और भी कहीं कुछ बोला है, मैंने नहीं भी पूछा तो भी आपको स्ट्राइक होना चाहिए। आपने खुद नोट्स चेंज करके ढूंढना चाहिए, यार एग्जाम्शन में हमने और कुछ भी और भी कहीं पढ़ा है। दैट क्यूरियोसिटी शुड बी देयर इन योर माइंड्स कि हाँ हमने पढ़ा है तो लेट मी जस्ट चेक। यू हैव मोर थिंग्स कि नहीं मैम को पूछेंगे, नहीं, आपको खुद को ये देखना है मैं क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, तो अब हमने क्या लिख के लिया बेटा, एग्जाम्शन वाला पार्ट लिख के ले लिया। अब और एक चीज, ठीक है, तो एग्जाम्शन वाला तो हो गया। अब एक और चीज बताती हूँ, आज सबके टैक्स रेट्स भी समझ के लेंगे। ठीक है, आज क्या करेंगे, सबके टैक्स रेट्स भी समझ के लेंगे। कल हमने समझ लिया ना पर्सन्स में, तो वी अंडरस्टूड इंडिविजुअल, वी अंडरस्टूड HUF, वी अंडरस्टूड AOP, BOI, है ना, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, कंपनीज आर देयर एंड AJP। इज दैट ओके विद एवरीबडी? यस। सी, कल मैंने आपको इंडिविजुअल और इन सब का आपको टैक्स रेट्स और टैक्स स्लैब्स बता दिया, अभी बाकी के मुझे बताना है, बताती हूँ। तो अभी इनफैक्ट मैं ऐसे ही करती हूँ कि आई स्टार्ट विथ टैक्स रेट्स फॉर एवरीवन। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, आई विल ओपन माय रामबाण। यस, क्या हो गया, ओके, आई एम ऑन कॉन्सेप्ट 10। आई डोंट नो अगर आप मैम एग्री इनकम डिडक्शन का पार्ट हो सकता है क्या? नहीं, एग्री इनकम डिडक्शन का पार्ट नहीं होता है। कॉन्सेप्ट 10, आई एम ऑन कॉन्सेप्ट 10। इफ यू आर हैविंग दिस सॉफ्ट कॉपी एंड यू वांट टू रेफर टू इट, इट्स ऑन पेज नंबर 28। सो आई एम ऑन पेज नंबर 28, सो प्लीज फोकस हियर। नाउ लिसन, हमारे पास नहीं है तो हम कुछ चीजें नोट कर लेंगे, या हम नोटबुक में रामबाण का पेज नंबर का रेफरेंस दे देंगे। सो व्हेनेवर यू गेट द रामबाण, ये ऐसे ही रहने वाला है, आपको जब रामबाण की हार्ड कॉपी मिलेगी तो आपके पास रेफरेंस होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट ओके? यस। नाउ लेट्स सी, लेट्स फोकस ऑन टैक्स रेट्स फॉर ऑल द असेसीज। लेट अस फोकस ऑन टैक्स रेट्स फॉर ऑल द असेसीज। ध्यान से सुन के लेते हैं।
Individual, HUF, AOP, BOI, AJP. All okay with this? Yes, check करो. Individual, HUF, AOP, BOI and AJP. Individual, yeah, सब आ गए. Up to 250, 0 to 250, what is the tax rate? 0. 2,50,000 to 5 lakhs, what is the tax rate? 5%. 5 lakhs to 10 lakhs, what is the tax rate? 20%. And above 10 lakhs, the tax rate is 30%. Simple. Do we know this? Yes. If it's a firm, LLP or local authority, I told you in income tax ना, LLP is always treated as firm. तो अगर मैंने बोल दिया ना firm का tax rate 30% है, आपको ये भी समझना है income tax में firm LLP is treated like a firm only tax calculations के लिए. मतलब जो भी टैक्स के रेट्स फर्म के लिए होंगे वही टैक्स के रेट्स एलएलपी के लिए भी होंगे. झेपता है? ओके, नाउ लिसन. मैम व्हाट इज दिस? 30% खत्म हो गया? क्या बोला? 30% हो गया? इतना ही चाहिए? कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं है. फ्लैट एट द रेट ऑफ 30%. व्हाट इज द टैक्स रेट? एट द रेट ऑफ 30%. तुम 10,000 कमाओ तो भी 30% टैक्स देना पड़ेगा. तुम 10 लाख कमाओ तो भी 30% टैक्स देना पड़ेगा. सो फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी हैव टू पे टैक्स एट 30%. नहीं मैम मन नहीं मान रहा है. बहुत इजी होता है तो मन को मानने में तकलीफ होती है. तुमको क्यों तकलीफ हो रही है? मैम बस इतना ही है. हाँ इतना ही है. तो तुमको हर एक चीज में कॉम्प्लिकेशन चाहिए क्या? हर एक चीज में नहीं इतना है तो इसके ऊपर क्या? नहीं, यहाँ कोई स्लैब्स नहीं, कुछ नहीं है. फ्लैट रेट ऑफ 30%. सो इफ द फर्म्स एनटीआई is 10,000, boss what will be the tax? 3,000. खत्म. It's over. मैम इसको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं, वो 2.5 लाख का नहीं है. वो किसको है? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP. फर्म को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का फंडा नहीं है. उनके लिए टैक्स रेट इज फ्लैट रेट ऑफ 30%. टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन NTI. ये बेसिक फॉर्मेट सबका सेम है. GTI 5 heads, डिडक्शंस, NTI, टैक्स के रेट्स अलग हो सकते हैं. रिबेट इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल. सरचार्ज सबके लिए है, रेट्स अलग अलग हो सकते हैं. सेस सबके लिए लकीली सेम है 4%. सो इसलिए हम टैक्स समझेंगे. जब भी आप टैक्स समझो ना, मैम मुझे टैक्स कैलकुलेशन सीखना है, आपको 3 चीजों के रूल सीखने. टैक्स का, सरचार्ज का, सेस का. सेस का लकीली सबके लिए सेम है 4%. माने आपको 2 ही रूल सीखने, एक टैक्स का और एक सरचार्ज का. झिपता है? एवरीबडी ओके? यस, ठीक है. अब देखते हैं. अच्छा मैम हमको ये सब इनके कैलकुलेशंस आने वाले क्या एग्जाम में? नो, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम गोइंग टू राइट हियर लर्न. ये टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा एंड एग्जाम के लिए बिल्कुल लर्न करना ही पड़ेगा. यू कैन गेट MCQ क्वेश्चंस, यू कैन गेट सिंपल बेसिक टैक्स कैलकुलेशन की. फर्म्स NTI is 10 lakhs, व्हाट इज द टैक्स? सिंपल, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल में इंटरमीडिएट में, क्योंकि हम आपको टैक्स जस्ट इंटर में इंट्रोड्यूस करते हैं. I wish some 30 or 40 marks instead of BCR and BCK. I wish आपको 30 या 40 मार्क्स का टैक्स फाउंडेशन में होता तो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम करती. रादर you don't know what is constitution, you don't know state government, you don't know central government. So instead of introducing you some BCR and letter writing, they should have plan in such a way. But now anyways the new syllabus also is not happening. कितनी बार हम चाहते कि इंस्टीट्यूट हमसे पूछे और उसको इम्प्लीमेंट करे, बट नहीं होता है. इतना ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही अगर टैक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉरगेट द टैक्स रेट ऑल्सो, कि आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपको पता होना चाहिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स अलग अलग होते हैं. स्टेट गवर्नमेंट विद इन द स्टेट बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अराउंड इंडिया पूरे कंट्री में बनाता है. कितने एक्ट्स होते हैं, एक्ट कैसा बनता है, यही सब बेसिक अगर आपको 25-30 मार्क्स के लिए कुछ हमने बेसिक ऑफ टैक्सेशन अगर आपको कवर कर लिया होता तो आपका थोड़ा सा लेवल इंटर में अच्छा हो जाता है. इंटर में क्या हो जाता है, हम 0 से स्टार्ट करते और एकदम काफी हाई लेवल तक जाते हैं. तो इसलिए सब कुछ इंटर में नहीं है, उससे भी हायर लेवल जो है वो कहाँ रखा है? फाइनल में. बिकॉज टैक्स इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट बॉस. इट्स अ सब्जेक्ट ऑन विच द एंटायर कंट्रीज इकोनॉमी इज देयर एंड योर करियर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन. सो डोंट, इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है. ये खुद में और अपने आप में एक ग्रुप है, इतना इसका सिलेबस है. ठीक है?
यस एंड ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन इसी का होता है, इसी से रिलेटेड आप आपका करियर बनाओगे, कंसल्टेशन करोगे एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली इज लिंक्ड टू दिस सब्जेक्ट. ऑलराइट, सो प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड ये कॉन्सेप्ट 10. अभी जैसे जैसे कॉन्सेप्ट में थ्योरी बुक से पढ़ती जाऊंगी, मैं ये नोट करूंगी, आपको इसका पीडीएफ फाइल में शेयर कर दूंगी. जब आपको हार्ड कॉपी मिलेगा तो आप वहां पे ये चीजें नोट कर सकते हैं. आई शेयर दिस सॉफ्ट कॉपी वंस आई हैव फिनिश नोटिंग डाउन एवरीथिंग. तो मेरी लिखी हुई जो कॉपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो मतलब आपको ये नोटिंग्स आपके नोट्स में करने आ जाएगा. इज दैट ओके? यस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज अ टैक्स रेट? अभी मैं आपको क्या सिखा रही हूँ? टैक्स के रेट्स. उसके बाद क्या सिखाऊंगी? सरचार्ज के रेट्स. पहले अभी किसके रेट सीखेंगे? टैक्स के. उसके बाद क्या सीखेंगे? सरचार्ज के रेट्स. करेक्ट. नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉन्सेप्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, again you're going to study this cooperative society के concepts in the फाइनल. बट आपको मैं बताती हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है. मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, ये लोग पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और ये अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं. जैसे इवन अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अ फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो फार्मर्स केम टुगेदर. अमूल की स्टोरी बहुत बढ़िया है, अगर आपको कभी टाइम मिलेगा यू कैन गूगल इट एंड यू कैन रीड अबाउट इट. सी what was happening is these farmers were not getting right price for the milk, not the right price for their product. So today it's become a fantastic example of a cooperative society. So cooperative society क्या होता है कि हम लोग मिलकर कुछ करते हैं. बिजनेस करना है तो साथ में करेंगे, मेंबर्स ही इकट्ठे आएंगे, हर कोई पैसे डालेगा और हर कोई इसमें से प्रॉफिट करेगा, एक दूसरे के फायदे के लिए काम करेंगे. दैट्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड टैक्सेशन थोड़ा सा अलग होता है. अगेन ये कहाँ पढ़ोगे आप? फाइनल में. आज आपका काम है कि ये जो अलग अलग असेसीज है इनके रफली आपको टैक्स रेट्स और सरचार्ज के रेट्स पता होने चाहिए. आगे आगे जैसे अपना सिलेबस बढ़ते जाएगा, इंडिविजुअल से रिलेटेड हम लोग बहुत डिटेल में वर्किंग करेंगे पूरा. मतलब आप इंटर के एंड में किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए उसका टैक्स कैलकुलेशन, उसका आईटीआर भरना, ये सब आप थ्योरेटिकली तो जानोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपने कहीं एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो आप रिटर्न फाइलिंग, आर्टिकलशिप जैसे ही स्टार्ट करोगे यू विल बी एबल टू डू इट. देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम. इतने लेवल तक हम जाने वाले. आज आप इधर है और हमें यहाँ पहुंचना है. डू यू गेट दैट? So it's going to happen at the end of 3.5 months. ठीक है? Now, cooperative society up to 10,000 of income the tax is 10%. 10,000 से 20,000 20%. About 20,000 it is 30%. So these are the tax slabs available for the cooperative society. मैम ब्रैकेट में कुछ दिया है वो अलग है, वो बताती हूँ, बाद में बताऊंगी. अब कंपनी की बारी आती है. अब किसकी बारी आती है? कंपनी. क्योंकि अभी कंपनी की बारी आती है तो मुझे थोड़ा सा कंपनी आपको डिटेल में अभी पहले बताना पड़ेगा. ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट अ कंपनी. कंपनी ब्रॉडली आर डिवाइडेड इनटू इंडियन एंड फॉरेन. इंडियन एंड फॉरेन. इंडियन कंपनी इज कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट. इंडिया में मुझे कंपनी फॉर्म करनी है, मैंने सीए के पास गई, सीए ने बोला हाँ कंपनी एक्ट के हिसाब से ये रूल्स है, फलाना फलाना रूल्स है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा. सो यू गो टू द ऑफिस हियर, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. वी गो देयर, वी सबमिट अ फॉर्म, नेम अप्रूवल, ये सब प्रोसेस होता है, हम सब करते हैं ये कंप्लीट. तो हमने बकायदा एक कंपनीज एक्ट 2013, या पहले कंपनीज एक्ट वॉज 1956. Yeah, so the Company Act that I studied as a student was the Companies Act 1956. 2013 में चेंज आया. Okay, we amended it. बहुत चेंजेस आ गए तो हमने सोचा ये एक्ट को ही थोड़ा सा रिवैम्प कर लेते. पूरा नया एक्ट हमने बना लिया. क्यों? ये पूरा रिएक्शन था. या सहारा का क्या हुआ, लोगों के पैसे लेके वो गायब हो गए. सो इतने लोग मिसयूज कर रहे थे शेयर होल्डर्स के मनी, डिपॉजिट्स लिए, तो हमने रूल्स को थोड़ा सा चेंज किया. तो ये क्या था पता है? कंपनीज एक्ट 2013 इज अ रिएक्शन. ओवर द इयर्स लोगों ने किस टाइप के जुगाड़ किए, ओ ऐसा किया है तो हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट लॉ बनाना पड़ेगा. फिर ये नया प्रोविजन और नया एक्ट आ गया इन 2013. सो अ कंपनी, इंडियन कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर व्हाट बेटा? अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट. कंपनी एक्ट के तहत अगर आप इसको बनाते हो, सो इंडियन व्हाट इज द कंपनीज एक्ट? इट इज कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट 2013. Is that okay?
So this is not incorporated under Indian Companies Act, but you have incorporated your company under the Foreign Companies Act, and you want to come here in India and you want to start a business. So your foreign company के नाम पे आप business करना चाहते हो, but आप यहाँ आके start करना चाहते हो. Can I do that? Yes, it is possible. So basically, how was your company formed? जब मैंने form करी तो मैंने USA में form करी. अब लेकिन मुझे यहाँ पे भी business करना है. तो अगर आप बात करते हो जैसे PepsiCo या Domino's है, all these are, where are these? Apple, where are these? These are companies incorporated outside India. Now, ma'am, can they come in India? Yes, they can. If they come in India and they do business in India, they earn Indian income. And when you earn Indian income, you have to pay taxes in India. बॉस तुम इधर आके इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हो और पैसे कमा रहे हो तो इंडियन इनकम कमाओगे तो उस पर टैक्स तो देना पड़ेगा. ये मैं आपको सिखाऊंगी कॉन्सेप्ट्स इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट आई विल डू विथ यू इज रेसिडेंशियल स्टेटस. नाउ आई विल टेल यू वन मोर थिंग. माय प्लान is to do residential status as the next chapter with you. Why? Because residential status और दूसरे chapters का इतना link नहीं है. This time we thought result थोड़ा सा late, मतलब we expected the result to be a little late, but this time the result is coming very early. अभी जिस दिन से मैंने बैच तो हमने तुरंत स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं कि हमें नहीं. तो उसी क्या होता है ना, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो मुझे उन स्टूडेंट्स को फिर से लेना पड़ेगा बिकॉज टैक्स इज न्यू फॉर एवरीवन. मैं रेसिडेंशियल स्टेटस उनको नहीं कराऊंगी अभी, मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी. तभी भी आप क्लास में आके बैठना, एक रिवीजन ही हो जाता है फिर से. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो इंट्रोडक्शन होगा, वहां पे टाइम कम लगेगा, नंबर ऑफ लेक्चर्स कम लगेंगे बिकॉज देयर माय लेक्चर ड्यूरेशन विल बी 3 hours 15 minutes का लेक्चर होगा, एक लेक्चर. सो आई विल कवर इट अ लिटिल फास्टर. तो जैसे इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है आई विल स्टार्ट विद वन ऑफ द हेड्स ऑफ इनकम, क्योंकि ऐसा चैप्टर मैंने चूज किया रेसिडेंशियल जिसका लिंक दूसरे चैप्टर्स के साथ इतना नहीं है. तो फिर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर यू विल बी अहेड. बिलीव मी, जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे ना आप बोलोगे मैम बस एक ही चैप्टर, ऐसा नहीं है. व्हेन यू एक्चुअली डू टैक्स एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट यू जस्ट विश कि काश रिजल्ट और थोड़ा लेट आता और हम और कुछ पहले कवर अप कर लेते, यू नो. सो आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट टू कवर अप as much as I can, but this time result की डेट ही जल्दी अनाउंस हो गई है, but in a way it's good. Yeah, हाँ अनाउंस नहीं हो गई है but it's expected to be by Jan end, तो definitely any time before Jan end also. Because what has happened, इंटर और फाउंडेशन, इंटर और फाइनल का रिजल्ट भी जल्दी आ गया और एक साथ आ गया. तो नाउ इट्स फाउंडेशन में तो 2 पेपर्स आपके MCQ बेस्ड होते हैं ना, सो पेपर चेकिंग तो इज इवन ईजियर देन. सो एक्सपेक्टेड तो है, अभी पता नहीं ICI है, सो वी रियली डोंट नो. अभी तक न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस का नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट बिलीव मी ओल्ड हो या न्यू हो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो सभी को पढ़ने. मेरे तो 20 चैप्टर्स मान लो अगर इनकम टैक्स के हैं, न्यू आ गया तो और 4 पढ़ाने, और न्यू नहीं आया तो जो पढ़ा रही हूँ वो तो पढ़ा नहीं है, ऐसा है. ठीक है, तो कोई हमारे इसमें चेंज नहीं है. ठीक है, हाँ. नाउ लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड. ओके, आगे देखो फॉरेन कंपनी क्या है. फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट. इट मे बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सम अदर फॉरेन कंट्रीज की एक्ट के हिसाब से इनकॉर्पोरेटेड होगा. अच्छा मैम, कभी कभी ना मुझे ऐसा भी फिर मन में सवाल आता है, देखो मैम वो जो फॉरेन वाली कंपनीज है इंडिया में आके पैसे कमाती है, इंडिया में टैक्स देती है, क्या उनको टैक्स अपनी कंट्री में भी देना पड़ता है? देना पड़ता होगा. तो मैम कभी कभी डबल टैक्सेशन हो सकता है? हाँ हो सकता है. ये जो सवाल है ना, इनके सारे सबके जवाब है मेरे पास इन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज रेसिडेंशियल स्टेटस, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी रेसिडेंशियल स्टेटस. So around 18 to 19 hours I take for 18 to 20 hours I take for residential status. तो जैसे ये हो जाता है चैप्टर अपना खत्म, उसके बाद मैं क्या करूंगी? रेसिडेंशियल स्टेटस. सो इवन दैट 18 hours when you will be a little ahead of the other students, it is too good for you because believe me, शेड्यूल है अभी. अगर ओल्ड सिलेबस आ गया तो शेड्यूल आपका होगा मॉर्निंग 8 to evening 8 क्लास चलेगा, बिकॉज देयर विल बी 4 topics, 4 subjects. And if you do not have, you have the new syllabus, then the schedule will be from morning 8 to evening 7, तो फिर भी चलेगा. 6:37. क्यों मैम? सब्जेक्ट्स कम हो गए लेकिन सिलेबस बढ़ा दिया. जैसे टैक्स में 4 टॉपिक्स ऐड कर दिए, लॉ में कुछ ऐड कर दिया, अकाउंट्स में 2 अकाउंट्स का 1 कर दिया है, तो कुछ अकाउंट्स ग्रुप 1 वाला, कुछ ग्रुप 2 वाला, ऐसे टॉपिक्स ऐड करके एक सब्जेक्ट बनाए. सो सिलेबस थोड़ा बढ़ा दिया है, तो वैसा है. सो कुछ भी हो जाए, अंडरस्टैंड
Then there is time when faculty say, okay, I want to take an extra class. After evening? Yeah, 7 or 8 o'clock. Because syllabus is so vast. So that time you will feel that, oh God, ये at least एक अपना chapter हो गया है, we are ahead. Okay? Yes. So now let us understand. ये मेरे साथ लिखोगे क्या आप? क्या गाना सुनते सुनते बाद में लिखोगे? तो पहले मैं कंप्लीट करती हूँ, सुन के लेना. पहला, so what is a foreign company? Not incorporated. It is not incorporated under the Indian Companies Act. झेपता है? नहीं, बट ऐसे जितना रिजल्ट जल्दी लेके आते क्या होता है उतना सीरियसनेस आ जाता है. यू गेट मोर टाइम. और लास्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स गॉट ओनली 8 months. बिकॉज हमारी बैच जो जनरली 1 Feb को चालू, अभी देखो रिजल्ट इस बार टाइम पे आ गया, तो बैच कब चालू हो जाएगी? 1 Feb. लास्ट टाइम रिजल्ट लेट आया था, बैच हमारी 23 Feb को चालू हुई थी लास्ट ईयर इसी टाइम पे. 23 days लेट ऑलरेडी. सो वी वर 1 month लेट बिकॉज द रिजल्ट केम लेट. समझ में आ रहा है? तो इस बार अच्छा है कि रिजल्ट अगर जल्दी आ जाता है तो अपने को तैयारी जो है, प्रिपरेशन का टाइम ज्यादा मिलेगा. ठीक है, आप टेंशन मत लो. डोंट टेक टेंशन. ओके, नाउ लिसन. अब क्या होता है, लिसन ना. इंडियन कंपनीज एंड डोमेस्टिक कंपनी, एक डोमेस्टिक कंपनी का फंडा है. ठीक है, ये इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, बीच में आता है एक डोमेस्टिक कंपनी. बीच में कौन आता है? डोमेस्टिक कंपनी. ना डोमेस्टिक कंपनी कौन होता है? ना पे अटेंशन एंड लिसन. डोमेस्टिक कंपनी इज इंडियन कंपनी प्लस फॉरेन कंपनीज which pay dividend in India, which pay or which make arrangements for paying dividend in India. Now let us understand. Company can be Indian company, can be foreign company, and here domestic company. But when you study Companies Act, you need to know other companies also. You need to know private limited. मतलब 3 लोगों ने मिलके फैमिली की कंपनी बना ली, वो क्या हो गई? प्राइवेट लिमिटेड. बट हमें पैसे चाहिए तो हम पब्लिक. कैन यू बाय शेयर्स इफ आई हैव अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? कैन यू कम एंड बाय शेयर्स ऑफ माय कंपनी? नो. बट टुडे वी ऑल कैन बाय शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी. So that's public limited company, private limited, OPC 1% company, Section 8 company, that is non-profit making company. You will learn this all under Companies Act. क्योंकि Company Act के इनके लिए rules अलग अलग है. मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है. इनकम टैक्स एक्ट में मैं एक ही सवाल बोलूँ, मुझे टैक्स कितना देना है? तो इनकम टैक्स एक्ट में मैं आती हूँ, ओपीसी को कितना टैक्स देना है? नहीं रे. प्राइवेट लिमिटेड कितना? अरे नहीं रे, रुक जा. टैक्स के लिए मुझे ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक चाहिए ही नहीं. टैक्स के लिए मुझे 2 ही फंडा चाहिए, डोमेस्टिक या फॉरेन. टैक्स के लिए मुझे 2 ही कंपनी चाहिए. तू डोमेस्टिक कंपनी है क्या या तू फॉरेन कंपनी? बस. योर टैक्स रेट डिपेंड्स अपॉन वेदर यू आर डोमेस्टिक और यू आर फॉरेन कंपनी. तो अगर तुमने इंडिया में कंपनी फॉर्म करी है प्राइवेट लिमिटेड तो तुम इंडियन कंपनी हो. तुमने पब्लिक लिमिटेड फॉर्म करी है, इंडिया में फॉर्म करी है, तो तुम क्या हो? इंडियन कंपनी. इंडियन कंपनी का टैक्स रेट और फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट्स अलग है. मैम, व्हाट इज दिस? व्हाट इज अ डोमेस्टिक कंपनी? Do you know who are, if you all are shareholders, okay, let's say you all are shareholders of a company. Company belongs to whom? Shareholders. Company is owned by whom? Shareholders. Company के owner कौन होते हैं? Shareholders होते हैं. So profit of the company किसके पास जाना चाहिए? Shareholders के पास. इस profit को जब हम distribute करते हैं, it is called as dividend. इस profit को जब हम shareholders में distribute करते हैं, it is called as dividend. Dividend किसको मिलता है? Shareholders को. डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स. कंपनी अपने प्रॉफिट पे टैक्स देगी, फिर डिविडेंड पे शेयर होल्डर भी देंगे. टू दैट एक्सटेंट देयर इज डबल टैक्सेशन. इसलिए टैक्स रेट्स हमने थोड़े से अलग किए. समझ में आएगा तुमको. सुनो मैम, व्हाट इज टू कट. मैम ये जो भी आपने स्टोरी बोली, एक कंक्लूजन बोलो. इनकम टैक्स में टैक्स के रेट्स जानने के लिए आई एम गोइंग टू फोकस ओनली ऑन 2 कंपनीज, एक डोमेस्टिक और एक फॉरेन. एक डोमेस्टिक और एक फॉरेन. फिर से मैम, इनकम टैक्स में टैक्स के रेट जानने के लिए, टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन 2 कंपनीज, एक डोमेस्टिक और एक फॉरेन.
मैम डोमेस्टिक कंपनी क्या है बताओ? हाँ देखो, अभी डोमेस्टिक कंपनी हर इंडियन कंपनी डोमेस्टिक है ही. So what is a domestic company? Indian company plus such foreign companies who are making arrangements for paying dividend in India. एक कुछ रूल्स होते हैं उनको अपना ना, शेयर होल्डर का रजिस्टर इंडिया में रखना पड़ता है, कौन कौन यहाँ के शेयर होल्डर्स है, उनको डिविडेंड डिक्लेयर करना है, ऐसे काफी सारे उनके अलग से रूल्स होते हैं. अगर आप वो रूल फॉलो कर रहे हो म्हणजे आप डिविडेंड पे करने के अरेंजमेंट्स कर रहे हो, माने यू विल बी ट्रीटेड एज अ डोमेस्टिक कंपनी. What is a domestic company? Domestic company is equal to Indian plus all foreign. Indian plus foreign companies which are making arrangements for paying dividend. फिर से, what is a domestic company? Domestic company is equal to Indian company plus foreign company making arrangements for paying dividend in India. Is that okay? Yes. क्यों मैम, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब सुन के लेना. डोमेस्टिक फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट 40 है. कितना? 40. अब देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं. अब टैक्स रेट्स, टैक्स रेट्स किसके पढ़ा रही हो आपको? कंपनी. कंपनी में मैंने क्या प्रकार बोले? दो. एक क्या है? सॉरी, डोमेस्टिक, और दूसरा क्या है? फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट मैंने बोला है 40%. एंड डोमेस्टिक में दो चॉइस है मेरे पास, समटाइम्स 25, समटाइम्स 30. बट ओवरऑल ये समझ में आ गया कि मैम डोमेस्टिक के टैक्स रेट्स कम है, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और उस डिविडेंड पे शेयर होल्डर्स भी टैक्स दे रहे हैं. इसलिए डोमेस्टिक कंपनी का हमने टैक्स रेट कम कर दिया है, क्योंकि कंपनी भी टैक्स देने वाली है और जब डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलेगा, शेयर होल्डर्स भी टैक्स देने वाले. लेकिन फॉरेन कंपनी का मैंने टैक्स का रेट रखा है 40%. फिर से स्टार्ट करते हैं. कंपनी, कंपनी में इंडियन कंपनी क्या होती है? अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कंपनीज एक्ट. फॉरेन कंपनी जो किसी और एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया के कंपनी एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है. इज दैट ओके? यस. उसके बाद मैम वी केम अप विद अ टर्म कॉल्ड एज डोमेस्टिक कंपनी. क्या टर्म लेके आए? डोमेस्टिक कंपनी. कंपनीज का टैक्सेशन आपको अभी नहीं है, आपको सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है. नो क्वेश्चंस, नो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 8 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, नो. आया तो 1 या 2 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर. समझ में आ रहा है? आपका फोकस इंटरमीडिएट में जस्ट टू लर्न टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल. लेकिन इंडिविजुअल का टैक्सेशन करते करते आपको भी क्यूरियोसिटी होती है ना कि यार बाकी के लोग क्या टैक्स देंगे, तो एटलीस्ट टैक्स रेट्स तो सीख लो. प्रैक्टिकली हम फाइनल में सीख लेंगे. तो कंपनी के जो टैक्सेशन, एक टैक्सेशन के लिए कंपनी का, डोमेस्टिक कंपनी का फंडा समझना जरूरी है. डोमेस्टिक कंपनी इज इक्वल टू इंडियन कंपनी प्लस फॉरेन कंपनी विच इज मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर पेइंग ऑफ डिविडेंड इन इंडिया. इज दैट ओके? यस. अब मैम टैक्स के रेट्स बता दो कंपनी के. टैक्स के रेट्स कंपनी के डिपेंड करते हैं दो चीजों पे. व्हाट आर द टू थिंग? आइदर यू आर अ डोमेस्टिक कंपनी और यू आर अ फॉरेन कंपनी. यू आर अ डोमेस्टिक कंपनी और यू आर अ फॉरेन कंपनी. करेक्ट? नाउ डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट्स दो है, समटाइम्स 25, समटाइम्स 30. फ्लैट रेट. इनको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं होता. फर्म एलएलपी को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है क्या? नहीं. फर्म के लिए टैक्स रेट इज फ्लैट रेट ऑफ 30%. सेम हियर, 25 होगा या 30 होगा. कब 25 कब 30 मैं बताऊंगी. और फॉरेन कंपनी के लिए रेट क्या है? 40%. फॉरेन कंपनी के लिए रेट क्या है? 40%. समझ में आ गया क्या सबको? ओके. नाउ मैम व्हेन इज इट 25, व्हेन इज इट 30? अगर आपकी कंपनी छोटी कंपनी है, आपकी कंपनी क्या है? छोटी कंपनी. छोटी की डेफिनेशन अलग है. व्हाट इज छोटी इज सब्जेक्टिव. यहाँ पे देखना छोटी कंपनी की डेफिनेशन क्या है. अगर आपकी कंपनी छोटी कंपनी है तो 25%, और आपकी कंपनी अगर बड़ी कंपनी है तो 30%. अगर आपकी छोटी कंपनी है तो 25%, बड़ी कंपनी है तो 30%. मैम बता ही डालो छोटी और बड़ी का डेफिनेशन क्या है. बहुत हटके है हमारे दिमाग में. छोटी मतलब कुछ और होगा, इनके हिसाब से क्या है देख के लेते हैं. हियर लुक एट दिस अमाउंट. डोमेस्टिक कंपनी में दो रेट्स है. अगर डोमेस्टिक कंपनी का पीवाई 2021 में टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 400 करोड़, फिर आपको छोटी कंपनी माना जाएगा. कितना टर्नओवर है आपका? लेस देन और इक्वल टू 400. So these are subjective terms. आपके लिए छोटी could be something else, but here it's something else. Do you understand that?
ओके, सो डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर पीवाई 20, यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक तो ना किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऐसे हावले के जैसे नहीं करने का कि नहीं मैम व्हाट इज एकदम पीवाई 2021 बीच में क्या ईयर आ गया, देन दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू। इफ यू हैव पेशेंस देन दिस कोर्स इज फॉर यू. You have to have patience to learn a provision, understand a provision, patience to trust the teacher, patience to wait because I am still in the concept. ठीक है? Now 25 और 30 ये समझा. चलो मैम कंक्लूजन तो ये समझ में आ गया, फॉरेन कंपनीज का टैक्स रेट 40 है, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है. अब डोमेस्टिक के लिए कभी कभी 25 है, कभी कभी 30 है. अब कब 25 है बताती हूँ. मैं आपको टैक्स रेट्स पढ़ा रही हूँ कौन से ईयर के. हमारा पीवाई कौन सा है तुमको पता है? For PY 22-23 we are learning which PY 22-23. हमारे सिलेबस में आपको एक्ट कौन से ईयर का पढ़ा रही हूँ? 22-23. क्यों मैम? हर ईयर का एक्ट अलग होता है, हो सकता है. कभी तो भी सेस का रेट 2% था, कभी सेस का रेट 3% था, अभी सेस का रेट 4%. बेसिक एक्ट में चेंज नहीं है, 5 हेड्स में चेंज नहीं होगा. एनटीआई विल रिमेन सेम, जीटीआई विल रिमेन सेम, एग्जम्पशंस विल ऑलवेज रिमेन अंडर सेक्शन 10. स्लाइट चेंजेस टैक्स के रेट्स में चेंज हो सकता है, 4 की जगह 3 हो सकता है. ये ऐसे अमेंडमेंट्स हर साल होते रहते हैं. एक आधा नया सेक्शन ऐड होगा, बट जो बेस है वो चेंज नहीं होगा जब तक एक्ट ही बदल के नया एक्ट नहीं लेके आएंगे. द बेस विल गो इज अदरवाइज द बेस हियर फॉर इनकम टैक्स इज गोइंग टू रिमेन द सेम. Now we are learning tax rates for PY 22-23. Tax rate for PY 22-23 will be 25% if turnover म्हणजे sales. TO का मतलब turnover. What is the meaning of turnover? Sales. If turnover for PY 2021 company का turnover is less than or equal to 400 crores, तब हम कंपनी को छोटी कंपनी मानेंगे. लेकिन हम कौन से ईयर का टर्नओवर चेक करेंगे? 2021. इसका भी कुछ लॉजिक है क्या? है. आई विल कम टू इट इन सम टाइम, इमीडिएटली नाउ ओनली, बट फोकस राइट नाउ. मैम अगर मेरी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ था, कितना था? 100 करोड़. इज 100 करोड़ लेस देन 400 करोड़? यस. तो मुझे टैक्स का क्या रेट लगेगा? 25%. ओके. नहीं मैम मेरा टर्नओवर 100 नहीं था, मेरा टर्नओवर 500 करोड़ था. ओहो हो कितना टर्नओवर था? 500 करोड़. 2021 में माय टर्नओवर वाज 500 करोड़. ओ इज द टर्नओवर मोर देन 400 करोड़? यस. देन योर टैक्स रेट विल बी 30%. देन द टैक्स रेट विल बी 30%. समझ में आ रहा है क्या आपको? समझ में आ रहा है क्या? माने मैम इस साल मुझे कितना टैक्स देना है डिपेंड करता है PY 2021. मतलब मुझे चल के PY 2021 में जाना पड़ेगा, उस ईयर की बैलेंस शीट या P&L खोल के टर्नओवर देखना पड़ेगा. वो टर्नओवर लेके आई विल कम बैक टू दिस ईयर एंड देन आई विल डिसाइड उस साल का टर्नओवर 400 से नीचे है या 400 से ऊपर है. मुझे टाइम मशीन से पीछे जाना है, सिर्फ पीछे जाके क्या देख के आना है? टर्नओवर, और कुछ नहीं चाहिए. I have to go back in which year? 2021. Look at the turnover and come back to this year. This year what tax I am paying is dependent on turnover of 2021. थोड़ी और क्लैरिटी आ गई अभी आपको? फिर से स्टार्ट करते हैं. चलो टैक्स रेट्स कंपनी के कैसे? मैम इसका लॉजिक क्या है बताऊंगी इमीडिएटली, अभी बताऊंगी. समझा तो सुपर्ब, नहीं समझा तो इवन सुपर्ब. लॉजिक समझा तो सुपर्ब और नहीं समझा तो इवन बेटर ऐसे समटाइम्स. ओके नाउ लिसन, यू विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी. टैक्स रेट्स फॉर अ कंपनी. चलो फटाफट. टैक्स रेट्स फॉर अ कंपनी डिवाइडेड इनटू व्हाट? डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी. डिवाइडेड इनटू डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट इज 40%. खत्म, स्टोरी खत्म. डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट कैन बी 25 और 25 और 30. 25 और 30. मैम टैक्स रेट 25 है या 30 है इस साल PY 22-23 का? डिपेंड्स ऑन टर्नओवर ऑफ PY 2021. ओहो हो, डिपेंड्स ऑन टर्नओवर ऑफ PY 2021. ठीक है. PY 2021 में जाने का, उस साल का टर्नओवर देखने का, उस साल का टर्नओवर क्या है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि मेरे लिए टैक्स रेट क्या होगा.
समझ में आ रहा है क्या? ओके मैम, ये पीवाई 2021 ही ईयर क्यों सिलेक्ट किया? Why have they selected only 2021? I'm going to tell you that. But before that, writing will become too much. पहले इतना part लिख के लेते हैं. Somebody can play the song while you're listening to it, and then have I finished this concept? No. ऊपर heading होगा company and tax rates. लवकर करा. ये थोड़ा सा writing speed बढ़ाना. Concept का नाम है company and tax rates. ये गाना नहीं लगा रहे तुम? प्ले ना, somebody play a song. जब चलते चलते राह मुड़े, जब जुगनू मुट्ठी खोल उड़े, जब नैन ये तोड़े रूल सभी और खुल के कर ले भूल सभी, भूल सभी, भूल सभी। तो अटक गया है ये मन, अटक गया है, कुछ चटक गया है ये मन, अटक गया है, तो अटक गया है ये मन, अटक गया है, कुछ चटक गया है ये मन, अटक गया है। कभी झील है तू और कभी यादों की नाव है, तू ही दिल का किनारा मेरा। कभी धूप है तू और कभी तारों की छाँव है, सारा ही है सहारा मेरा। जब बाकी दुनिया धुंधली लगे, जब रात भी उजली उजली लगे, जब दिल को दुआ मालूम पड़े और धड़कन झट से बूम करे, बूम करे, बूम करे, तो अटक गया है ये मन, अटक गया है, कुछ चटक गया है ये मन, अटक गया है, तो अटक गया है ये मन, अटक गया है। Ritul, wait, don't type the same message again, just hold on. ये मन अटक गया है। Are we done?
All right, now listen. Pay attention. ठीक है? I've still not finished the concept. Hold on. So everybody pay attention. Here, let us take an example first. How they're going to confuse you and what kind of MCQ questions you could get. And let us take an example to understand कि आप tax rate सही तरीके से बोल पाते हो या नहीं बोल पाते हो. ठीक है? So let's say there is a domestic company. लॉजिक मैं बताने वाली हूँ, अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट खत्म नहीं किया है, तो प्लीज आप होल्ड ऑन करिए. डोमेस्टिक कंपनी, ना डोमेस्टिक कंपनी का PY 22-23 फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. पहले यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. व्हेन आई डू प्रॉब्लम सॉल्विंग आई स्टार्ट विथ फैक्ट्स. यू ऑलवेज नोट डाउन द फैक्ट्स. तुमको पता है जब भी तुम्हारा कोई दोस्त आता है और बोलता है मैं बहुत परेशान हूँ यार, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, तुम क्या बोलते हो? तू बैठ और मुझे प्रॉब्लम क्या है समझा. उसने प्रॉब्लम समझाई तो तुम सोल्यूशन दे पाओगे. आधा पार्ट आपका आंसर इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. और बच्चों को जनरली हम क्लास में जब क्वेश्चन पढ़ने का टाइम देते हैं उनको लगता है ये टाइम पास वाला टाइम है, यहाँ एक दूसरे के साथ बात करते और ये करते. दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू विल डू. While reading the question, you have to fully, it's the most important part of your answer solving is reading the question. Problem समझोगे तो solution दे पाओगे. ठीक है? ओके, अब सुनना. फैक्ट्स क्वेश्चन के क्या है. देयर इज अ डोमेस्टिक कंपनी. डोमेस्टिक कंपनी है PY 22-23 के लिए. PY 22-23 के लिए उसका टर्नओवर इज 500 करोड़. उसका टर्नओवर फॉर PY 2021 was 300 करोड़. Question is, what will be the tax rate for PY? कौन से PY के लिए देख रहे हैं अपन? 22-23. आंसर. सोचो समझो. KYN आपके पास नोट्स में ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है. मुद्दे से भटकने का नहीं, जो मुद्दा है पहले उस पे फोकस करो. मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं पहले वो समझो आप. व्हाट विल बी द टैक्स रेट फॉर PY 22-23? मैम PY 22-23 का टैक्स रेट जो है क्या वो 22-23 के टर्नओवर पे डिपेंडेंट है या किसी और ईयर के टर्नओवर पे डिपेंडेंट है? किसी और. Oh, so the criteria is the tax rate applicable for me in the current year is dependent on my turnover of some other year. बच्चा कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में. 400 करोड़ देख के कोई 30% टिक करके आ जाते. फिर यहाँ आंसर इज नॉट 30%, द आंसर इज 25%. बिकॉज व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज द टैक्स रेट ऑफ PY 22-23 is dependent on turnover of PY 2021. इस साल के टर्नओवर पे वो डिपेंडेंट है ही नहीं. इस साल के टर्नओवर पे वो डिपेंडेंट है ही नहीं. इट इज डिपेंडेंट ऑन टर्नओवर ऑफ PY 2021. समझ में आ रहा है क्या? पहले तो मैम एक्ट पढ़ के तुमको उसको इम्प्लीमेंट करना है. तुमको झेपता है कि नहीं झेपता है पहले वो देखो. अभी भी लॉजिक में बताने वाली हूँ. उन्होंने ये चेयर क्यों सिलेक्ट किया है ये अलग बात है. नहीं मैम वो लॉजिक नहीं समझा तब तक मेरा फोकस नहीं हो रहा है. सॉरी, देन दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम. यू हैव टू चेंज द वे यू अप्रोच इट एंड द वे यू रिएक्ट टू थिंग्स. ऐसे एंशियस और ऐसे एक्साइटेड नहीं होने का. यू डू दैट एंड दैट एग्जाम, यू नो व्हाट दे डू इन द एग्जाम? दे प्ले विद स्टूडेंट्स इमोशंस. One question they will give you something which you've not seen, you don't remember. खत्म, पूरा डिस्टर्ब, पूरा एग्जाम आप स्क्रू करके आ जाते हो. You don't write the paper properly, you screw up the paper. और एक पेपर इतना डिफिकल्ट जाता है कि आप अगले पेपर्स के लिए जाते ही नहीं हो. एंड बाद में रिजल्ट आता है उस पेपर में आप पास हो जाते हो. Half battle is you have to fight it from here if you want to play it and you want to win it. 20% अगर रिजल्ट आता है. अभी बोथ ग्रुप्स का रिजल्ट 11% था. 100 में से 11 लोग. यह गेम मेजॉरिटी का नहीं है. ठीक है? हाफ द बैटल हैज टू बी वन फ्रॉम हियर. तो हाउले बना नहीं करने का इधर.
नहीं नहीं मैम, पहले ये बोल रहे नहीं, मेरे को ऐसा मुद्दा ऐसा ही मेरे को सिखाने का, आप ऐसा समझो, पहले डाउट आएगा तो मैं पूछ रही हूँ ना, दे रही हूँ ना टाइम। मैंने बोला कि डाउट पूछने का ही नहीं। हाँ चलो, तो आंसर लिख के लो ये, फिर मैं लॉजिक भी बताऊंगी। वेरी गुड, 25। No. Depending on the marks of the question. If it's an MCQ question, you don't have space for reasons. But if it's a practical, a case study kind of a question, then for the marks, I will have to give the reasons. Saksham, I am coming to this. PY means financial year. यहाँ पे PY का मतलब है financial year. ये फिक्स्ड है। PY 22-23 के लिए एक्ट ने ईयर फिक्स कर दिया है। एक्ट ने बोला है PY 22-23 का अगर टैक्स रेट देखना है, कंपल्सरी यू हैव टू लुक एट ओनली टर्नओवर ऑफ PY 2021। एक्ट ने ये ईयर फिक्स कर दिया है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये आंसर लिख के हो गया क्या एवरीबडी? हो गया? ये देखो इधर, ये बता दिया मैंने। डोमेस्टिक कंपनी के लिए रेट 25% कब है? कब? टैक्स रेट फॉर PY 22-23 इज 25% इफ टर्नओवर ऑफ 2021 इज 400 करोड़। जब जब आपको 22-23 का रेट डिसाइड करना है, तब तक आपको कौन से ईयर का टर्नओवर देखना पड़ेगा? 2021 का। ये फिक्स्ड है। क्या ये ईयर फिक्स्ड है? हाँ। अगले ईयर के लिए अगर ईयर टैक्स रेट ये ईयर 23-24 हो गया तो उसका ये भी चेंज हो जाएगा, आगे चला जाएगा। अब भी फॉर PY 22-23 कौन सा ईयर फिक्स किया है? 2021। PY 22-23 के लिए ईयर कौन सा फिक्स्ड है? 2021। हाँ, ये PY चेंज हो गया तो उसका फिक्सिंग वाला जो ईयर है वो भी चेंज हो सकता है। फिलहाल तो क्या ये फिक्स्ड है। अब सुन के लेते हैं, सुनो, अब ध्यान से सुनना। चलो मान लो तुम टैक्स पे, पहले तो PY का कॉन्सेप्ट समझ लो। FY PY म्हणजे काय? फाइनेंशियल ईयर। यू अंडरस्टैंड? ओके। हम कौन सा PY पढ़ रहे, पता है हमारे एग्जाम के लिए कौन सा PY एप्लीकेबल है? आपको जो PY एप्लीकेबल है PY 22-23, बिकॉज आपका सिलेबस है फाइनेंस एक्ट 2022, और क्योंकि आप नवंबर 23 में एग्जाम्स देने वाले हो, ये आपका सिलेबस है। मई 24 का फाइनेंस एक्ट अभी तक आया ही नहीं है। मैम कितने चेंजेस हो गए मुझे भी नहीं पता। बजट तो आने दो, 1 फरवरी को बजट आएगा। 1 फेब को बजट आएगा तो उसके बाद पता चलेगा। नाउ लिसन, फाइनेंस एक्ट 22 ये आप हम पढ़ रहे, मतलब PY 22-23 मतलब नथिंग बट द फाइनेंशियल ईयर। ओके, नाउ लिसन मैम, मुझे टैक्स रेट्स निकालने, टैक्स रेट्स फॉर PY 22-23। कैन यू टेल मी व्हाट इज PY 22-23? 1st April, what is this? 1st April 22 to 31st March 23. 31st March 23. Do you understand this? Okay, now listen. अब मेरे पास कितने years है, आप ध्यान से सुन के लेना। इस लॉजिक कोई पूछने नहीं वाला है, but I am spending time in the logic here. Nobody is going to ask you the logic in the exam. If you are able to answer the above question, you are sorted and you are done. Correct? But listen now. Here, tax rates for PY 22-23. चलो, आप लॉ मेकर्स है। आप कौन है? लॉ मेकर्स है। आपने बोला यार सबके लिए एक टैक्स रेट नहीं रखेंगे। जो कंपनीज का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है उनके लिए 25% रखेंगे। जो कंपनीज का टैक्स रेट टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर है उनके लिए टैक्स रेट 30% रखेंगे। 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड। एक सेकेंड ना, आई जस्ट मेक अ कॉल।
ओके स्टार्ट. यू आर नॉट फीलिंग हॉट अवर? नहीं, ठीक है. नाउ लिसन. ओके, आप लोग कौन है? लॉ मेकर्स है. आप लॉ मेकर्स है और आपको बोला है कंपनी का आपको टैक्स का रेट डिसाइड करने का है. और आपको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने बोल दिया सुनो सबके लिए टैक्स का रेट नहीं चाहिए, मुझे कुछ लोगों के लिए 25% चाहिए और कुछ कंपनीज के लिए 30% चाहिए, आप लॉ बना दो. सो आपको बोला गया है कि आप लॉ बना दो, किसके लिए 25% का टैक्स रेट होगा और किसी के लिए 30% का टैक्स रेट होगा. ठीक है? यस. नाउ हियर, अच्छा लेस देन, किसी का इक्वल टू 400 करोड़ भी होगा तो 25%, 400 करोड़ के ऊपर चले गए तो 30%, लेस देन 400 करोड़ 25, इक्वल टू 400 करोड़ 25. क्लियर? ओके. अब लॉ मेकर्स थे, चलो एक काम करते हैं, अपन कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर PY 22-23. करेक्ट? यस. इस साल में टैक्स का रेट क्या है? अब लॉ मेकर्स के पास ऑप्शन था, चलो टर्नओवर के बेसिस पे रखते हैं. अपने पास 2-3 साल के टर्नओवर है चूज करने के लिए. स्टार्ट करते हैं. पहला टर्नओवर अपन मार्च 23 का देख सकते हैं. नॉट पॉसिबल. क्यों? अरे डे 1 पे पता होना चाहिए ना. तुमको बोल दिया इंस्टीट्यूट ने चलो स्टार्ट कर दो, न्यू कोर्स है कि ओल्ड कोर्स है, हम एग्जाम के एक दिन पहले बोलेंगे, चलेगा क्या? तुमको बिगनिंग में पता होना चाहिए ना. तो कंपनी बोलते हैं हमको 1 अप्रैल को पता होना चाहिए हमको टैक्स रेट 25 है या 30, हमको उस हिसाब से प्लानिंग करने का है. तो ये ईयर खत्म होने के बाद मुझे इस साल का टर्नओवर पता चलेगा, तो इस साल के टर्नओवर का क्राइटेरिया कैंसिल हो गया. मैं आपको किस चीज का लॉजिक बता रही हूं? मैम टैक्स का रेट इस साल का है लेकिन टर्नओवर क्राइटेरिया अर्लियर ईयर का है. ऐसा क्यों? मैम इसी साल का टर्नओवर क्राइटेरिया क्यों नहीं लिया? अरे यार इस साल का टर्नओवर 31 मार्च को पता चलेगा ना, ईयर खत्म होने के बाद पता चलेगा. तुमको ICAI ने बोला चलो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ओल्ड है क्या न्यू है हम बाद में बताएंगे, चलेगा क्या? तुम क्या बोलते हो? बिगनिंग से हमको पता होना चाहिए हम न्यू की तैयारी कर रहे हैं कि ओल्ड की तैयारी कर रहे हैं. तो वैसा ही कंपनी बोलते हैं बिगनिंग से हमको पता होना चाहिए कि टैक्स का रेट इस साल 25 है या 30 है. ओहो हो, तो इस साल का टर्नओवर तो यूज ही नहीं कर सकते, कैंसल. अब कौन सा टर्नओवर है? हाँ, दिस वाज PY 22-23, ये कैंसिल हो गया. लॉ मेकर्स ने बोल दिया ये पॉसिबल नहीं है. फिर तुम लोग बैठे तो कोई बोलता है यार ठीक है इस साल का नहीं ले सकते, उसके बैक ईयर का ले सकते हैं, उसके अर्लियर ईयर का. अर्लियर ईयर म्हणजे कुठला? 31 मार्च 22, मतलब PY 21-22. किसी ने बोला हाँ यार ये ले सकते, किसी ने बोला नहीं यार ये नहीं ले सकते. तुम बैठे, तुम लॉ मेकर्स है. कोई बोलता है यार ये टर्नओवर लेते, कोई बोलता है नहीं नहीं ये टर्नओवर नहीं लेंगे, कुछ और लेंगे, कुछ और लेंगे. करेक्ट ना? ये क्यों नहीं लेंगे? तो कोई बोलता है नहीं नहीं ये नहीं ले सकते, तो तुम बोलते हो एक्सप्लेन करो ये क्यों नहीं. जैसे मार्च 23 क्यों नहीं ले सकते, उसका लॉजिक है. क्यों? क्या लॉजिक है? टर्नओवर बाद में पता चलेगा लेकिन टैक्स का रेट बिगनिंग से ही पता होना चाहिए. अब देखते हैं अब क्या है. टर्नओवर 31 मार्च 22 का कैसे लेंगे? मैं आपसे पूछूंगी सवाल, ध्यान से सुनना सवाल मेरा. मैं तुमको बोलूंगी नहीं यार ये ईयर नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? देख, लोगों का बैलेंस शीट फाइनल होता है, उसके बाद वो रिटर्न भरते हैं, ITR इनकम टैक्स रिटर्न, पेजेस टर्न करना नोटबुक के, ITR की ड्यू डेट निकालना. पेजेस टर्न करो. मैंने जहां PY और AY का कॉन्सेप्ट दिखाया था वहां पे ड्यू डेट याद आ रहा होगा तो भी कंपलसरी KYN करने का. आई लाइक KYN. याद आ रहा है तो भी मुझे चाहिए कि हर मेरे क्लास का बच्चा जो लाइव स्ट्रीमिंग है या फेस टू फेस है वो पेजेस टर्न करेगा. विशाल कैन यू प्लीज लीव द क्लास, वर्चुअल क्लास. ओके, नाउ टर्नओवर आ गया. क्या आपने देखा? क्या ड्यू डेट देखा? क्या क्या ड्यू डेट होता है? जुलाई 31 या अक्टूबर. अब सुनना, लॉ मेकर्स का फंडा क्लियर था. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे एकदम ये पॉइंट, कोई कोई कॉन्सेप्ट ना एक बार में समझ में आ गया ना तो ब्यूटीफुल, यू विल नेवर फॉरगेट इट. सो ट्राई एंड ग्रास्प इट इन द फर्स्ट गो. ध्यान से यहाँ पे फोकस करना सब लोग. लॉ मेकर्स ने डिसाइड किया कि PY 22-23 का जो भी टैक्स रेट हो,
ये कब तक हमने उनको बता देना चाहिए? 1 अप्रैल 22 को सबको पता होना चाहिए। मतलब जिस दिन आईसीआई बोलते फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया, उस दिन बच्चे को उस दिन तक तो पता चल ही जाना चाहिए अब ओल्ड सिलेबस है या न्यू सिलेबस है। तो हम भी बोलते हैं इसका ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 22 को ना, तो इसको टैक्स रेट शुड बी नोन ऑन 1 अप्रैल 22। क्लैरिटी शुड बी देयर ऑन 1 अप्रैल 22। टैक्स रेट पता हो जाना चाहिए। अब PY 21-22 माने 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट होते 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 अप्रैल 21 में, बोलो मेरे साथ, अप्रैल 21, मई 21, जून 21, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 21, नवंबर, दिसंबर 21, जैन 22, फेब 22, मार्च 22, ये खत्म होगा 31 मार्च 22 का। इसका ITR की ड्यू डेट्स मार्च होने के बाद आइदर जुलाई 22 या 31st October 22. So I will again not come to know on 1st April 22. क्यों? बैलेंस शीट जब तक फाइनल नहीं होती, हमको ना तुम्हारे बुक्स पे भरोसा नहीं है। तुम जब रिटर्न भरोगे ना, हम रिटर्न में जाके रिटर्न के साथ आपको बैलेंस शीट भी देनी पड़ती है। जब तुम इनकम टैक्स का रिटर्न भरोगे ना, हम वो बैलेंस शीट देखेंगे। तो उसके इस साल का टर्नओवर रेडी नहीं है, लास्ट ईयर का ITR रेडी नहीं है, सबमिटेड नहीं है, तो ये साल भी कैंसिल, लास्ट ईयर भी कैंसिल। तो बचा क्या? उसके भी पहले वाला ईयर। इसलिए वो क्राइटेरिया चूज किया। देखो इस साल मेरे को टैक्स का रेट क्या लगेगा, ये मुझे 1 अप्रैल को पता होना चाहिए। तुम एग्जाम ओल्ड कोर्स से दे रहे या न्यू कोर्स से दे रहे, तुमको पहले आज से पता होना चाहिए कि एग्जाम की डेट तक आखिरी के दिन बोलेंगे। आखिरी के दिन नहीं चलेगा आपको भी। वैसे ही टैक्स पेयर बोलता है 1 अप्रैल को मुझे रेट पता हो जाना चाहिए। तो 1 अप्रैल को बताओ रेट, मेरे कंपनी का टर्नओवर 1 अप्रैल को मैं गेस कर सकती है क्या? नहीं। सो माय टर्नओवर क्राइटेरिया इज नॉट ऑफ दिस ईयर। व्हाट अबाउट लास्ट ईयर? लास्ट ईयर का मैं तुम्हारी बुक्स पे भरोसा नहीं करती। तुम जब रिटर्न भरोगे हम उससे ही भरोसा करेंगे। तुमने रिटर्न भरा है क्या लास्ट ईयर का? नहीं, ड्यू डेट आया ही नहीं है। ड्यू डेट आइदर जुलाई होगा या अक्टूबर, वो भी कैंसिल हो गया। फिर ये ईयर नहीं, ये ईयर भी नहीं, फिर अब कौन सा ईयर? नाउ वी विल टेक टर्नओवर ऑफ 31st March 21. That is why then everybody agreed, हाँ ये साल चलेगा. So then they decided to take PY 2021 का criteria. Compare turnover of 2021 to decide the tax rates of this year. I can't decide the turnover of this year because turnover of this year I will come to know when the year is over. But I should know the tax rate at the beginning. मैम उसके पिछला ईयर, अरे उसके पिछला ईयर का ITR का भरने का ड्यू डेट अभी तक आया नहीं रहता है. ड्यू डेट जुलाई होता है या तो अक्टूबर होता है. और मैंने आपको बोला टैक्स पेयर शुड नो ऑन 1 April 22. दैट्स द लॉजिक. इस साल का टर्नओवर नहीं ले सकते, लास्ट ईयर का नहीं ले सकते क्योंकि उसका ITR अभी तक भरा नहीं है, उसका पहले का ईयर ले सकते. डू यू अंडरस्टैंड दिस? कितना समझा? पूरा समझा? यस ये क्या बोल रहे हैं? यहाँ मैंने देखा ही नहीं. हाँ, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट है क्या? अच्छा, इज एनीबडी गोइंग टू आस्क यू द लॉजिक इन द एग्जाम? बट डिड यू फील नाइस आफ्टर नोइंग द लॉजिक? यस. फिर ना लर्न नहीं करना पड़ता. कभी कभी एग्जाम में जब आप कंफ्यूज हो जाते हो ना, मैम कौन सी, इतनी सारी आप चीजें लर्न करके जाओगे, कभी कभी कंफ्यूजन होगा, तो आप ट्राई कर सकते हो. इस साल का टर्नओवर पक्का नहीं है, लास्ट ईयर का ITR भरा नहीं है, इसलिए हम उसके पहले के ईयर में जाते हैं. समझा? पक्का? नोवेयर वी नीड टू राइट डाउन दिस लॉजिक. वेट, इधर क्या हो रहा है मेरे को पता नहीं चल रहा है. तुम लोग क्या चैटिंग कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, और कुछ बातें कर रहे हो क्या? This is not about Trishul batch. Trishul batch, Ayush, just don't stop disturbing us here. A regular class is going on. मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और तुम अंदर आके बीच में कुछ बात कर सकते क्या? नहीं, तुम नहीं कर सकते. So you have my office phone number. You contact on that and we'll give you details about on that. यहाँ पे contact करने का. I'm going to go live on Insta today regarding this details of
the Trishul batch, how to study if you have not cleared and all that stuff. Okay, चलो. Now focus करो. Everybody focus on this. ये देखो, लॉजिक लिख के लेने की जरूरत है क्या? नहीं. लेकिन कोई लॉजिक पूछने वाला है क्या? नहीं. कोई एक्सप्लेन करेगा लॉजिक मुझे? देखो पहला क्या है मैम, इस साल का टर्नओवर, इस साल का टर्नओवर नहीं, इस साल का टैक्स का रेट इज डिपेंडेंट, इस साल मतलब मेरे लिए इस साल कौन सा है? PY 22-23. इट इज डिपेंडेंट ऑफ टर्नओवर ऑफ PY 2021. मैम इसी साल का टर्नओवर क्यों नहीं लिया? क्योंकि इस साल का टर्नओवर बाद में पता चलता है. मैम लास्ट ईयर का क्यों नहीं लिया? क्योंकि लास्ट ईयर का ITR फाइल नहीं है, उसके पिछला वाला ITR फाइल है और ITR के बेसिस पे टर्नओवर फिक्स्ड है. जब तक ऑडिटर नहीं आता, बैलेंस शीट फाइनल नहीं होती, टर्नओवर कभी कभी स्लाइट अमाउंट से चेंज भी हो सकता है. अकाउंटेंट ने कुछ गलती कर दी, अकाउंटिंग सही तरीके से नहीं करी, तो जब तक फाइनलाइजेशन नहीं होता उस टर्नओवर पे अपन भरोसा नहीं कर सकते. जेपता है क्या एवरीबडी? ओके, बट सी हियर लॉजिक सिखाना जरूरी था. बट अगेन nobody is going to ask you questions on this logic in the exam. You will get this type का question कि बाबा क्या रेट है और क्या नहीं है. अच्छा मैम 2021 में कंपनी एग्जिस्टेंस में थी नहीं, नया कंपनी फॉर्म किया है, तो उस साल कंपनी का टर्नओवर इज 0. 0 is less than 400. It's a small company. Nobody will want to start ना immediately and charge 30%. So अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नहीं थी, तभी कंपनी थी नहीं, तो टर्नओवर क्या था? 0 था. टर्नओवर वाज 0. If company is not incorporated, what will be the turnover? 0. समझ में आ गया सबको? Yes. This was the tax rate for what? मैम फिर ये ईयर भी हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं. हाँ, हर साल चेंज होते रहते हैं. अगले साल PY 23-24 का रेट विल बी डिपेंडेंट ऑन टर्नओवर ऑफ PY 21-22. ऐसा ही होगा. अब क्या है? PY 22-23 का रेट इज डिपेंडेंट ऑन टर्नओवर ऑफ PY 21-22. तो नेक्स्ट ईयर PY 23-24 का रेट विल बी डिपेंडेंट ऑन टर्नओवर ऑफ PY 22-23. वो नेक्स्ट ईयर, जब नेक्स्ट फाइनेंस एक्ट में जब अगले बैच में पढ़ाऊंगी तो ऐसे पढ़ाऊंगी उनको. ओ 23-24 इधर गलत लिखा मैंने. सॉरी. नाउ दिस इज राइट, करेक्ट. समझा? तो ऐसे अगले बैच में ऐसा होगा. फॉरगेट ऑल दिस, फोकस ऑन दिस राइट नाउ. मैम डोमेस्टिक कंपनी का रेट 25 या 30%. इस साल कौन सा रेट लगेगा? विल बी डिपेंडेंट ऑन टर्नओवर ऑफ PY 2021. इज दिस ईयर फिक्स्ड? यस. सो ये एग्जाम्पल दिया, जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए ये देते. ये रॉन्ग नंबर है. ये क्या है? रॉन्ग नंबर है. क्वेश्चन में हमेशा रॉन्ग नंबर होने वाला है. आपको देखना है कौन सा नंबर चूज करने का है, कौन सा डेटा चूज करने का है. क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया जाता है. ये मैंने टाइम पास के लिए नहीं दिया है. कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा. ये रॉन्ग नंबर है. यस. सो PY 22-23 का टैक्स रेट इज डिपेंडेंट ऑन टर्नओवर ऑफ PY 2021. इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? पक्का? तो ये एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये आपको पता होना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. वहां पे लिख लो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. दिस कैन बी आस्क्ड एज एन MCQ क्वेश्चन कि व्हाट्स द टैक्स रेट? वुड यू चूज 25 और वुड यू चूज 30? करेक्ट. मोटिवेशन यार, लेकिन कौन से ईयर का लेंगे टर्नओवर? प्रीवियस ईयर. लेकिन कौन सा प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर 2021. डन है क्या? ऑल ओके विद दिस? चलो, अब तक हम किसका करते हुए आए? फॉरेन कंपनी के लिए 40. आर वी ऑल डन विद दिस टैक्स रेट्स? श्योर एवरीबडी? ओके. नाउ सरचार्ज रेट्स. सरचार्ज रेट इधर टिक करो.
Surcharge rate. Do you want to take down the tax rate somewhere? Just for firm, write down firm LLP local authority tax rate is 30%. एक लाइन लिख के लो for firm. For firm LLP local authority tax rate is कर लिया क्या नोट आपने? एक किया क्या नोट? ओके, अब सरचार्ज का रेट. सरचार्ज का रेट लेट्स राइट डाउन इन द बुक. सरचार्ज रेट्स रेडी? क्या लिख रहे हो आप लोग? सरचार्ज के रेट्स लिखो. सरचार्ज रेट्स फॉर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP. ये ऑलरेडी पता है तो वही वैसे. एक सेकंड ना, मेरे जस्ट फाइल में क्लोज करके फिर से ऑन करते. ओके, हियर वेयर इज द टैक्स रेट. कॉन्सेप्ट 10 पे थे ना हम लोग. या page number 28. Yeah, okay, write down surcharge rates for individual HUF. लिखो individual HUF, AOP, BOI, AJP. Do you know the surcharge rate already? Can you just quickly write it down? Practice हो जाएगा. चलो लिखो. Above 50 up to 1 लिख के लो. Note this down. 10, 15, 25, 37. Do we know this? Yes, come on. नोट कर लिया? नोटेड? आगे लिखो. सरचार्ज रेट फॉर फर्म LLP लोकल अथॉरिटी. कोऑपरेटिव का मत लिखो. कोऑपरेटिव आई टेल यू सेपरेटली. सरचार्ज रेट फॉर फर्म LLP. सरचार्ज फॉर फर्म LLP लोकल अथॉरिटी. क्या है उनका इनकम रेट? एक ही चाहिए उनको सरचार्ज का रेट. अगर आपका इनकम एक्सीड्स, लिखो NTI एक्सीड्स 1 करोड़ देन 12%. क्या लिखोगे? NTI एक्सीड्स कितना रे? 1 करोड़. तो कितना रेट आएगा? 12%. कर लिया नोट? NTI एक्सीड्स 1 करोड़ तो रेट कितना आएगा? 12%. ये किसके लिए? फर्म LLP. सबसे इंपॉर्टेंट. ये किसके लिए? फर्म और LLP के लिए. 12%. एक ही है. 1 करोड़ के ऊपर इतना ही. इनको 2, 5 कुछ भी नहीं है. 1 करोड़ के नीचे अप टू 1 करोड़ नो सरचार्ज. 1 करोड़ के ऊपर 12%. इज दैट ओके? पक्का ना? ध्यान से सुनना. आगे डोमेस्टिक कंपनी 7/12. क्या याद रखने का? 7/12. 1 मिनट रुको, सुनो. डोमेस्टिक कंपनी 7/12. फॉरेन कंपनी 2/5. फॉरेन कंपनी क्या? 2/5. लर्न इट लाइक दैट. फॉरेन कंपनी 2/5. डोमेस्टिक कंपनी 7/12. 2/5 7/12. फॉरेन कंपनी का मैम सरचार्ज का रेट कम है. जाने दो ना, बेचारों का बेसिक टैक्स रेट बहुत हाई है. 40% टैक्स दे रहे. सरचार्ज का रेट थोड़ा कम कर दिया तो करने दो. सरचार्ज का रेट 2/5 फॉरेन कंपनी के लिए. डोमेस्टिक कंपनी के लिए 7/12. 2/5 7/12. समझ में आ रहा है क्या? 2/5 और 7/12. अब 2/5 कब? मैम इफ द इनकम इज अबाव 1 करोड़ सो NTI कितना होना चाहिए? अबाव 1 करोड़ अप टू 10 CR. ये है डोमेस्टिक कंपनी और ये है फॉरेन कंपनी.
डोमेस्टिक कंपनी के लिए डोमेस्टिक कंपनी के लिए 7-12, फॉरेन कंपनी के लिए 2-5, 7-12, 2-5, करेक्ट। और एनटीआई इज अबाव 10 करोड़। ये हो गया आपका टेबल फॉर सरचार्ज। किसके लिए? कंपनी के लिए। लिखो सरचार्ज फॉर कंपनी। सरचार्ज फॉर कंपनी। एओपी का एक एक्सेप्शन है, आज नहीं बताऊंगी, वो कल बताऊंगी। आ गए क्या यहां तक तुम लोग? पक्का? एवरीबडी लिख के लिया सरचार्ज का रेट? चलो मुझे बताओ, डोमेस्टिक कंपनी का सरचार्ज रेट क्या है? 7-12, और फॉरेन कंपनी का 2-5, 2-5, 7-12। इज दैट ओके? ठीक है। इनकम इज अबाउ 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ एंड अबाउ 10 करोड़। ये इंडिविजुअल में ही इतना करके रखा है। क्या करके रखा है? 10, 15, 25, 37। क्या किया है? 10, 15, 25, 37। इज दैट ओके? यस, ओके। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। ये नोट हो गया। सेस सबके लिए सेम है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, एक मैं आपको टैक्स कैलकुलेशन बोलने वाली हूं करने के लिए। रामबाण में टैक्स कैलकुलेशन आई थिंक पेज 25 पे है ना। मार्जिनल रिलीफ बोलती हूँ। ओके, आई थिंक 1 or 2 days आई विल बी एबल टू 1 or 2 lectures में इसको सम अप कर पाऊंगी। टुडे इज व्हाट? थर्सडे ना। मे बी ऑन दिस सैटरडे आई मे नॉट बी अवेलेबल। I have some work, I may have to travel, I'll just let you know। अगर मेरा कुछ काम है, अगर उसके लिए मुझे जाना पड़ा तो मैं आपको फ्राइडे को कल बता दूंगी कि सैटरडे को क्लास है या नहीं है। If I'm not traveling, then I'll come and take the class, okay? Now wait, I'll tell you what। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट किधर है? हाँ इधर है। ये देखो, एक सेकेंड ना, ये देखो पेज नंबर क्या है मेरे रामबाण का? 27। देखो यहाँ क्या क्वेश्चंस पूछे। दे हैव आस्क्ड यू टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑन 51 lakhs। हैव यू ऑलरेडी डन इट? ये मार्जिनल रिलीफ है। हैव आई कैलकुलेटेड टैक्स कैलकुलेशन ऑन 1 crore 1 lakh, 2 crore 1 lakh, 5 crore 1 lakh? इनफैक्ट मैम हमने एक हाथ दो और एडिशनल भी लिए यार। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल 5, अब सुनना। मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल टू ऑल असेसीज। Marginal relief is available to all assessees. Marginal relief is available only if there is more tax due to surcharge. Marginal relief is a relief available if there is more tax due to surcharge. So हम T+S चेक करते हैं, याद है ना फंडा? इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन टैक्स अपन कंपेयर करते हैं। टैक्स बहुत ज्यादा आ रहा है इनकम से भी तो आपको दर्द होगा। आपको दर्द होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? रिलीफ देगी। तो क्या मार्जिनल रिलीफ सबको मिलता है? यस। सो लेट्स राइट अ हेडलाइन। लेट्स राइट अ हेडलाइन एंड वी विल ट्राई एंड कैलकुलेट मार्जिनल रिलीफ फॉर अ डोमेस्टिक कंपनी। एंड डोंट वरी, आज का ये जो कॉन्सेप्ट है कल फिर से पढ़ाऊंगी तो आपका एकदम खुश हो जाता है, आपको और अच्छे से समझेगा। कल ये मैं सरचार्ज, ये रेट डोमेस्टिक और इसका कल से फिर से रिकैप कराऊंगी, सो यू विल अंडरस्टैंड इट, ओके? रुक जा मोटिवेशन यार, तू रुक जा जरा। पीयू क्या बोलते हैं? फॉरेन कंपनी पर कम सरचार्ज, डोमेस्टिक पर ज्यादा सरचार्ज। मैम ये तो धोखा हुआ है। हाँ, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी पे ओरिजिनल टैक्स रेट कम है और फॉरेन कंपनी पे ओरिजिनल टैक्स रेट ज्यादा है। फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट 40 है, डोमेस्टिक पे 25 या 30 है। बहुत फर्क है यार। मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल कम इन 25। मोस्ट ऑफ द कंपनीज टर्नओवर इज लेस देन 400 करोड़। तो 25 में ही आते हैं। 25 किधर और 40 किधर? पीहू समझा बेटा? चलो हेडलाइन लिखनी है। मैम क्या हेडलाइन लिखनी है? रुकना, मुझे डिक्टेट तो करने दे। लेट मी हैव वाटर देन आई डिक्टेट। वेट, लिखो। मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल, मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल if there is more tax due to surcharge, if there is more tax due to surcharge,
Marginal relief is available there is more tax due to surcharge. Is that okay? So there is more tax due to surcharge. Marginal relief is available for all assessees. When I say all assessees, मतलब I mean individual HUF, firm, LLP, domestic company, सबको मिलेगा. Marginal relief is available for all assessees. अभी आयुषी पूछ रही है मैम लेकिन फर्म और एलएलपी के लिए 30 और 12, ये अपन चैरिटी करने के लिए नहीं बैठे इधर. मैम उधर 30 ले रहे और 12 क्यों ले रहे? हमको ऐसा करने का है. तुमको ठीक नहीं लग रहा है तो फर्म मत बनाओ. तुमको लग रहा है नहीं इंडिविजुअल का टैक्स रेट कम है तो तुम इंडिविजुअल से बिजनेस करो. हमने टैक्स रेट पहले बता दिए. गो कंसल्ट योर चार्टर्ड अकाउंटेंट. और एक दिन के बेसिस में मत समझ लेना तुम तुम्हारे क्लाइंट को बता सकते हो और तुमको सब आ गया. आज जितना इनकम टैक्स तुमको आता है तुमको 4 दिन भी नहीं हुआ इनकम टैक्स पढ़ के. समझ में आ रहा है? सो यू डोंट नो द करेक्ट पिक्चर, यू डोंट नो द होल पिक्चर. आपने अभी जस्ट ट्रेलर देखा है, आपको पूरा पिक्चर नहीं पता. तो आज आप कंक्लूजन नहीं कर सकते. बट अलग अलग लोगों के लिए टैक्स के रेट्स अलग अलग है. वो लोग अपने सीए के पास जाके कंसल्ट करके फिर डिसाइड करेंगे कि बिजनेस फर्म के फॉर्म में करे, एलएलपी करे, एचयूएफ करे या कंपनी करे, क्या बेटर है हमारे लिए. और आप कर पाओगे गाइड, बट नॉट टूडे. लर्न थोड़ा सा टैक्स एंड देन यू विल कम टू दैट. ओके? Yes. So whoever asked me this question, Ayushi and few other students. Okay, डोमेस्टिक पे टैक्स का रेट कम क्यों है, इसका थोड़ा सा लॉजिक. अच्छा, एक्ट में ऐसे लिख के नहीं दिया है डोमेस्टिक का टैक्स रेट ऐसा क्यों और फॉरेन का क्यों. थोड़ा सा लॉजिक इनडायरेक्टली समझ में आता है कि डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड पे फिर से टैक्स आएगा, इसलिए डोमेस्टिक का टैक्स रेट कम है, फॉरेन कंपनी के पे टैक्स रेट ज्यादा है. ऐसा एक्ट में नहीं लिखा है लॉजिक और रीजन. अभी आपको एग्जाम्पशन 60 है आईसीआई में. यू कांट गेट अ लॉजिक एंड रीजन फॉर एवरीबडी. मैम व्हाई यू कांट गो एंड आस्क आईसीआई व्हाई एग्जाम्पशन एट 60 एंड व्हाई नॉट 55. दे थॉट 60% इज गुड इनफ फॉर एग्जाम्पशन. व्हाई पासिंग एट 40 एंड नॉट 45? व्हाई नॉट 35? There can't be a logic for everything in the act. Wherever there is some direct or indirect logic, we'll understand it. Otherwise, it's an act. Few things you will have to understand. कि एक्ट ने बोला इसलिए ऐसा करना है. ठीक है? जहां जहां लॉजिक है मैं आपको बताती जाऊंगी. कहीं कहीं लॉजिक आपको थोड़ा बाद में भी समझेगा, लेकिन समझेगा जरूर. चलो अब कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर मोटा भाई लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी whose total income is 1 crore 1 lakh. Turnover of PY 2021 is 380. अब सुनो उसका टर्नओवर कौन से ईयर का? 2021 में कितना है? 380 करोड़. क्या वो 400 से कम है? तो उसको इस साल टैक्स का रेट क्या लगेगा? 25%. अब उसका इनकम कितना है? 1 करोड़ 1 लाख. डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स सरचार्ज का रेट क्या होता है? 7-12. डोमेस्टिक कंपनी 7-12, फॉरेन कंपनी 2-5. अब आप मार्जिनल रिलीफ ट्राई कर सकते हो. कम ऑन गिव इट अ ट्राई. टैक्स का रेट 25% लेना है. गिव इट अ ट्राई, कम ऑन. ओके. और घबराना नहीं है. मैम ये डोमेस्टिक टैक्स का रेट बोल दिया ना, फ्लैट 25. डायरेक्ट 1 करोड़ 1 लाख पे 25% निकालो. डायरेक्ट 1 करोड़ 1 लाख पे कितना रेट निकालोगे? 25%.
Are you getting it? Come on, I want the answer super fast. Done? किसके साथ कंपेयर करोगे आप एनटी ऑफ 1 करोड़ 1 लाख को? 1 CR से, क्योंकि टर्निंग पॉइंट किधर है? 1 CR पे, करेक्ट ना? टर्निंग पॉइंट किधर है? 1 CR पे। समझता है ना तुमको? मुझे बताओ डोमेस्टिक कंपनी के सरचार्ज के रेट्स क्या है? अबाव 1 करोड़ अप टू 10 करोड़, व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज? 7। एंड अबाउट 10 कितना है? 7-12। समझ में आ रहा है? यस। सो आई विल कंपेयर इट एट 1 करोड़ एंड देयर विल बी अनदर टर्निंग पॉइंट एट 10 करोड़। ठीक है? जिन लोगों को टैक्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है समझ के लो, देख के लो कैसे करना है। टैक्स, tell me what is the tax rate here? 25%. So can you tell me 25% on 1 crore 1 lakh? 25 lakhs 25,000. बरोबर ना? Yes. So it's 25 lakh 25,000. बराबर है? What is the tax rate here on 1 crore 25 lakhs? सरचार्ज का रेट 7%. 7% on 25 lakhs 25,000 कितना? 1,76,000। $27 है क्या? 01750 T plus S। और यहाँ सरचार्ज लगेगा क्या? नो। सो T plus S will be 25 lakhs. Now observe. See, if your logic is right, you will be able to solve for anyone and in any situation. घबराने का नहीं है, इसलिए लॉजिक से जाओ। कितना मगिंग करेंगे, कितना लर्निंग करेंगे, कितने सब्जेक्ट्स है, कितना सिलेबस है। ओके, नाउ सी, इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन टैक्स एंड इंक्रीज इन इनकम अपन ऐसा कंपेयर करते हैं ना। पहले तो इंक्रीज इन इनकम, बॉस माई इनकम इंक्रीज बाय हाउ मच अमाउंट? 1 करोड़ से मेरा इनकम हो गया 1 करोड़ 1 लाख, तो मेरा इनकम कितने से बढ़ गया? 1 लाख से। सो इंक्रीज इन इनकम इज 1 लाख। इंक्रीज इन T plus S, ये बहुत अमाउंट से बढ़ गया ना? 2,01,750. So will marginal relief be available? Yes, the relief fund is same. Increase in tax is more than the increase in income. 1 लाख क्या ज्यादा कमा लिया गवर्नमेंट तुमसे? 2,01,750, 2,01,750 रुपीज देने वाला है। ओ माय गॉड, इंडिया छोड़ के चले जाएंगे लोग इस टाइप का टैक्सेशन इंट्रोड्यूस किया तो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yes. So will there be marginal relief? Yes. Marginal relief available. और marginal relief कितना मिलेगा? 2,01,750 minus 1 lakh. How much is that? Are you getting this? Check everybody. How many of you all got the relief part correct? Very good, very good. Somewhere मैम यहाँ टैक्स में थोड़ा सा अलग था, तो कोई नहीं ना, अभी समझे। 25% directly on 1 lakh, 1 crore 1. Surcharge is always calculated on tax. सेस सबसे लास्ट में आता है, समझ में आता है? अब देखते हैं, मैं ये पार्ट कॉपी करके लेती हूँ। यहां देखते हैं, कुछ नहीं है। डोमेस्टिक कंपनी, मोनिका, डोमेस्टिक कंपनीज डिक्लेयर डिविडेंड, वो लोग इंडिया में डिविडेंड देते हैं।
कुछ कुछ फॉरेन कंपनीज है वो भी बोलते हैं हम भी डिविडेंड देंगे, देन दे विल बी ऑल्सो ट्रीटेड एज डोमेस्टिक कंपनी. डोमेस्टिक कंपनीज इंडियन कंपनी प्लस such foreign companies which have decided to declare dividend in India. Is that okay? Yes. 1 करोड़ पे सरचार्ज क्यों नहीं लिया? हर्षित तू अपना केवायन कर. 1 करोड़ पे सरचार्ज क्यों नहीं लिया? ये रेट से अबाव 1 करोड़ सरचार्ज लगता है. सरचार्ज इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द रेट इज इनकम इज अबाव 1 करोड़. मोटिवेशन यार तू रुक जा जरा. Above 1 crore, surcharge is 7%. At 1 crore, there is no surcharge. If NTI is above 1 crore, तब surcharge लगेगा. किसका डाउट था? हर्षित, तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या? गिव मी अ थम्स अप. करेक्ट, पीयू ने करेक्ट बोला, अबाव लिखा है इसलिए. दीक्षा ने भी करेक्ट आंसर दिया. तो हियर लेट अस कंटिन्यू एंड फिनिश दिस फर्स्ट. लेस मार्जिनल रिलीफ. कितना मार्जिनल रिलीफ आएगा यहाँ पे? कितना? 1 लाख. सो टैक्स कितना आ रहा है? 26 लाख. एड 4% health and education cess. Tell me how much is that? 1,04,000. Tax is 27 lakh 4,000. Anybody okay? All okay with this? This is tax liability. This is tax liability. Are you getting it? Are you getting it? And एक दिन में आपको लर्न नहीं हो जाएगा सरचार्ज का रेट्स क्या है. डोंट डू दैट. केवायन करने का. You don't know the rates of surcharge? Open, do KYN, check and solve it. ये KYN के प्रोसेस में लर्निंग होता है. देखा अच्छा 1 करोड़ के ऊपर, ये प्रोसेस से लर्निंग होता है. ठीक है, तो ऐसे मत समझो कि हम आइंस्टाइन और एक ही दिन में मैम ने प्रोविजन बता दिया याद हो गया. चेक करो क्या है प्रोविजन. ठीक है क्या? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? चलो थोड़ा सा रिकैप करते हैं. ओके, आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस. ओके, why surcharge is not calculated on 1 crore? Because surcharge is applicable on an income above 1 crores. अच्छा, तुमने सरचार्ज के रेट्स इंडिविजुअल के लिए थे? नहीं, कंपनी सॉल्व करते वक्त कंपनी का लेने का, इंडिविजुअल के रेट्स नहीं लेने के. समझ में आ गया क्या? यस. मैम हम मोटा भाई लिमिटेड को डोमेस्टिक कंपनी लेकर चलेंगे क्या? नहीं, क्वेश्चन में दिया है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रामबाण. इट सेज मोटा भाई लिमिटेड अ डोमेस्टिक कंपनी. क्वेश्चन में दिया था. क्वेश्चन में दिया था. करेक्ट. डन है. ओके, नाउ विल यू आंसर माय क्वेश्चंस? ओके, कैन यू ऑल कम ऑन टेल मी पर्सन्स की डेफिनेशन में कौन कौन कवर होता है? इंडिविजुअल, HUF, firm, LLP, AOP, BOI, then local authority, company, AJP. Correct? Sequence जो भी हो, it is all right as far as you are getting the persons correct. So whether I do business as a company, whether I do business as an LLP, whether I do it as HUF, whether I do it as a firm, क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा? हाँ मैम, सबका टैक्स रेट अलग अलग हो सकता है. तो हम सीए के पास जाएंगे. क्यों? क्योंकि सीए ने इंटरमीडिएट भी कर लिया और फाइनल भी कर लिया. तो उसने इंटर का टैक्स भी पढ़ लिया, फाइनल का टैक्स भी पढ़ लिया. उसको पता है मैंने क्या फॉर्म करना चाहिए. नेचर ऑफ बिजनेस है, हमारा अरेंजमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे तुम अकेले करने वाले हो. तुमको बहुत कैपिटल लगने वाला है तो प्राइवेट लिमिटेड बना लो, या तुमको 2 लोगों को मिलकर करना है तो आइदर LLP बना लो या फर्म करो या AOP करो. देन ही विल सिट एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स कि कहाँ कंप्लायंस करना पड़ता है, कहाँ टैक्स का क्या है. देन ही विल डिस्कस विथ यू एंड टेल यू ये फॉर्म करना. बड़ो आज 4 दिन क्लास पढ़ के नहीं आएगा. You can't take a place of a chartered accountant just by learning tax, attending tax lectures for 4 or 5 days. Do you understand that? Yes. So you have to study the entire tax to be able to answer that question. So people come to us for consultation and ask, should I form a company? Should I form a firm? Should I form a LLP? And then we guide them. ठीक है? आपके पास भी आएंगे लोग, लेकिन जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब. ठीक है? चलो, अब पर्सन्स की डेफिनेशन आपको आ गई. What is previous year? Previous year is financial year. Financial year in which you earn the income. इस साल इनकम अर्न करो, उसका टैक्स
अगले साल पे करो। इस साल इनकम अर्न करो, उसका टैक्स अगले साल पे करो। सो अगले साल को क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। ओके, जनरली इंडिया में अपन पीवाई फॉलो करते हैं ना। अभिजीत रुक जा, अभी आई हैव जस्ट शिफ्टेड। अभिजीत कुमार, यू कैन जस्ट होल्ड ऑन, आस्क मी योर क्वेरी, आई विल आंसर इट इन सम टाइम। यस, क्वेश्चन में हर टाइम दिया जाएगा कि डोमेस्टिक है या फॉरेन। हाँ, नहीं तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा, हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? ऑफ कोर्स दिया जाएगा बेटा। सम हिंट, सम थिंग्स विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। ओके, नाउ पीवाई, हम कौन सा पीवाई कर रहे हैं? 22, 23। हमारे लिए एग्जाम के लिए कौन सा पीवाई के रूल्स हम पढ़ने वाले? 22, 23। क्या इनकम टैक्स के रूल्स हर साल चेंज होते रहते हैं? हाँ, अगले साल अगला फाइनेंस एक्ट अप्लाई होगा। Right now we are studying PY 22-23 means 1st April 22 to 31st March 23. अब ये PY हो गया, इसके रिटर्न्स, इनकम टैक्स के रिटर्न्स कब भरने होते हैं? ड्यू डेट्स क्या होती है? 2 ड्यू डेट्स होती है मैम, 31st जुलाई 2023 और अक्टूबर 2023। मैम कौन सी ड्यू डेट किसके लिए? जब रिटर्न्स का चैप्टर पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी। आज हमको ये तो पता चल गया कि 2 ड्यू डेट्स है, आइडियली 2 नहीं है, 3 है, तीसरी तुमको इंटर में एप्लीकेबल नहीं है। नो अबाउट दीज 2 ड्यू डेट्स, ये तो पता चला कि इसी साल का रिटर्न इसी साल में नहीं भरना है, रिटर्न भरने के लिए अगले ईयर का वेट करना है, क्योंकि मुझे बहुत कंपाइलेशन करना है, सब क्या बोलते हैं, बुक्स है, मेरे वाउचर्स है, बिल्स है, इकट्ठा करके अकाउंटिंग करके फिर सीए के पास जाना है। Of course, I'll do it on a software. I'll send a soft copy to my chartered accountant, or I'll send a tally backup to him, and he'll go through it. He'll send his articles to do auditing. Auditing होगा, mistakes होंगी, करेक्ट किए जाएंगे, उसके बाद फाइनलाइजेशन होगा। अगले साल में रिटर्न भरते, इसलिए उस अगले साल को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ये कंक्लूजन समझो, आपको पूरी स्टोरी में अगर ये कंक्लूजन समझ में आ गए, यू आर डूइंग फाइन, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑल ऑन द राइट ट्रैक इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कंक्लूडिंग पॉइंट्स। ठीक है, यस। अभी देखो, एवाई का कॉन्सेप्ट, पीवाई का कॉन्सेप्ट बताया, पर्सन का डेफिनेशन बताया। ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है, कैलेंडर ईयर होता है। अपन कैलेंडर ईयर फॉलो करते क्या? नहीं, अपन कौन सा ईयर फॉलो करते हैं? फाइनेंशियल ईयर। इनकम को कितने हेड्स में डिवाइड किया है? 5 हेड्स। 5 हेड्स का टोटल होता है जीटीआई। जीटीआई में से माइनस होता है डिडक्शंस। डिडक्शंस पढ़ा है क्या तुमको? नहीं, डिडक्शंस का मुद्दा डिडक्शंस के चैप्टर में आएगा। फिर आता है एनटीआई। एनटीआई के बाद टैक्स, एनटीआई के बाद टैक्स। टैक्स में सिर्फ टैक्स नहीं होता मैम, टैक्स फिर सरचार्ज फिर सेस, टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस। टैक्स किसका कैलकुलेट कर रहे हैं वो देखने का, इंडिविजुअल का है तो इंडिविजुअल के स्लैब्स। हम आइंस्टाइन नहीं है, एक ही दिन में टैक्स रेट्स लर्न हो गए और वैसे ही करेंगे। कंफ्यूज हो रहा है तो क्या करने का? केवाइन करने का। फिर मैम एग्जाम में, अरे एग्जाम को टाइम है, ये केवाइन करते करते लर्निंग हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते प्रोविजंस लर्न हो जाते, गलती नहीं करने का। लेकिन याद नहीं आ रहा है ना, तो सही प्रोविजन देख के तो सही करके आने का आंसर। ठीक है, यस। तो ये हो गया क्या, टैक्स रेट्स अलग अलग होंगे सबके लिए, सरचार्ज के रेट्स अलग होंगे। कभी कभी सरचार्ज की वजह से लोगों को दर्द होता है, इनकम थोड़े अमाउंट से बढ़ता है लेकिन टैक्स बहुत बड़े अमाउंट से बढ़ता है। ऐसे केस में क्या होता है? मार्जिनल रिलीफ। इस चैप्टर का स्टार परफॉर्मर मार्जिनल रिलीफ है। और क्या है इस चैप्टर में? कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। ये क्या है? ये रिकरिंग इनकम, कैपिटल रिसीट, ये क्या है? ये तो 11-12 में भी पढ़ा है हमने। क्या है उसमें? Recurring expenses are allowable. Capital expenses have to be capitalized and you should claim depreciation. ये तो 11-12 से पता है हमको। इस चैप्टर का स्टार परफॉर्मर क्या है? हर चैप्टर में एक स्टार परफॉर्मर होता है, वो ढूंढो। इस चैप्टर का स्टार परफॉर्मर है टैक्स रेट्स। So focus more on tax calculations. Learn the tax rates for individual HF. Nobody is going to ask you write a difference between direct and indirect tax. What is the difference between revenue receipt and capital receipt? No, 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 no. That is just for your conceptual clarity. Nobody is going to ask you such questions. समझ में आ रहा है क्या? टैक्स रेट्स समझो, सरचार्ज समझो, रिबेट के रूल समझो और लर्न करो। पक्का? ओके, नाउ सी। और क्या क्या पढ़ाया?
टैक्स की हिस्ट्री आपको पता है, टैक्स क्यों लेवी किए गए थे, ब्रिटिश इंडिया में रिवोल्ट हुआ, फिर 1860 में टैक्स आया, 1922 में आया, फिर 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया। इनकम टैक्स एक्ट के बारे में पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना, लॉ के बारे में पढ़ना है तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, नोटिफिकेशंस, सर्क्यूलर्स, हर साल का फाइनेंस एक्ट जो अमेंड होता है वो, प्लस केस लॉज, ये इनकम टैक्स एक्ट। एक्ट में कितने सेक्शंस है? 298 सेक्शंस। कितने शेड्यूल्स है? 14 शेड्यूल्स है। सेक्शन के नीचे सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन। करेक्ट? इंडिविजुअल कैन बी रेसिडेंट, इंडिविजुअल कैन बी नॉन रेसिडेंट। इफ यू आर एनआर यू विल नॉट गेट बेनिफिट ऑफ सीनियर एंड वेरी सीनियर। सिर्फ रेसिडेंट जो इंडिया में रहने वाले उनको बेनिफिट मिलेगा सीनियर और वेरी सीनियर का। आ रहा है समझ में सबको? पक्का? यस। सो नाउ टुडे आई विल नॉट टेक एनी अदर कॉन्सेप्ट, आई विल स्टॉप हियर बिकॉज एक कॉन्सेप्ट यहां तक खत्म हो गया तो अगला पार्ट कल। अच्छा ऑफकोर्स 1 मिनट, लेकिन कल का एक पार्ट जस्ट फटाफट रिकैप कराती हूँ, सुनना। स्टॉक इन ट्रेड बेचा, देखो कैसे होता है। कल कॉन्सेप्ट पढ़ाई, आज बताऊंगी तो अरे लगेगा हाँ मैम ये तो आता है। हर कॉन्सेप्ट को लेट इट स्लीप, यू नो, यू हैव टू स्लीप ओवर इट, एक दिन जाने देने का। नेक्स्ट डे द कॉन्सेप्ट बिकम फुस। पहले दिन पढ़ते तो ऐसे लगता है ओ माय गॉड इट्स लाइक अ बिग बलून, फिर उसकी हवा फुस हो जाती है एंड इट्स नथिंग देन। अभी देखो तुमको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आएगा। रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, जनरली रेवेन्यू रिसीट्स आर टैक्सेबल, समटाइम्स एग्जाम। कैपिटल रिसीट्स आर जनरली एग्जाम, समटाइम्स टैक्सेबल। कब ये कैपिटल रिसीट्स टैक्सेबल होंगे हम कैपिटल गेन्स में पढ़ेंगे। रेवेन्यू रिसीट स्टॉक इन ट्रेड बेचने पे आता है, वो बिजनेस से रिलेटेड होता है, बिजनेस इनकम आएगा। बट मैंने शॉप बेच दिया, लैंड बेच दिया, तो ये क्या होगा? कैपिटल गेन, वन टाइम रिसीट है। आई डोंट सेल माई शॉप एवरी डे, आई डोंट सेल माई लैंड एवरी डे, बट आई सेल माई लैपटॉप एवरी डे। लैपटॉप सेलिंग स्टॉक इन ट्रेड से रिलेटेड है, बिजनेस इनकम है, ये सर्कुलेटिंग कैपिटल से आता है। शॉप बेचना ये मेरे फिक्स कैपिटल से आता है। लैपटॉप बेचने के साथ ही मैंने किसी को पूरा आईटी सेटअप करके दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑफिस में सेटअप करके दिया। ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास बहुत कम ही आते हैं, साल में 2 या 3 आते हैं। फ्रीक्वेंसी इज नॉट इंपॉर्टेंट, इफ इट्स रिलेटिंग टू बिजनेस इट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। ओके, sometimes I may earn regular income, sometimes I may earn casual income, sometimes I may earn regular income, sometimes I may earn casual income. लॉटरी, रेगुलर इनकम, बेचारी चमेली रोज ऑफिस जाती है, रेगुलरली उसको सैलरी मिलती है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। आई गो टू शॉप एवरी डे, व्हेनेवर अ लैपटॉप इज सोल्ड आई मेक अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम इज माय बिजनेस इनकम। But I go and want to play in KBC or I buy a lottery ticket. This is casual. It's a windfall game. Government says जो भी है, KBC में जीता उस पर भी टैक्स लगेगा, सैलरी आया तो भी टैक्स लगेगा। इनकम कैजुअल हो सकता है या इनकम रेगुलर सोर्स से हो सकता है। कैजुअल इनकम लक, बाय लक, या ऑफ कोर्स केबीसी में जीतना आपका इंटेलिजेंस भी है, बट वहां नंबर लगना भी एक लक फैक्टर होता है ना, है कि नहीं? सो व्हेन यू अर्न दिस काइंड ऑफ इनकम, गेम्स शोज, लॉटरीज, गैम्बलिंग, इट इज टैक्सेबल, इट्स इनकम। इनकम कैन बी लीगल, इनकम कैन बी इलीगल। पकड़े गए तो भी टैक्स तो देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये कल का कॉन्सेप्ट देखो, ऐसा लगा कि क्या है, आज 2 मिनट में आपको रिकैप कराया तो आपको आ गया। तो ऐसे ही होता है, आज जो कॉन्सेप्ट सीखा है कल रिकैप करेंगे, इट इज क्लियर। ऑल ओके? एनीबडी हैविंग एनी क्वेरीज? वेट मैम, व्हाट टू टेक 30 और 12% फॉर फर्म और एलएलपी? आई एम कंफ्यूज। आयुषी, ओके लेट्स डू इट, 1 सेकेंड। एवरीबडी अंडरस्टैंड, आयुषी को एक डाउट है। आयुषी बोल रही है मैम फर्म है, फर्म का एनटीआई 10 lakhs, तो फर्म पे टैक्स क्या आएगा? फर्म पे टैक्स का रेट 30% है, 12% सरचार्ज का रेट होता है, तो टैक्स कितना आएगा? 3 lakhs। फर्म पे नोटबुक खोलना, सरचार्ज कब लगता है फर्म पे? हाँ, अबाव 1 करोड़, तो यहाँ अबाव 1 करोड़ है क्या? नो सरचार्ज। क्या ऐड करूं? विच इज 1 lakh,
कितना 4% इज 12,000 ना, करते क्या आज की तारीख में 12,000, सो टोटल इज 3,12,000। अब फर्म का NTI इज 3 करोड़, 3 करोड़ 12 लाख, कितना है 3 करोड़ 12 लाख, तो 3 करोड़ 12 लाख पे टैक्स कितना 30%, 93 लाख 60,000, टैक्स का रेट 30। अब सरचार्ज लगेगा क्या, हाँ सरचार्ज फॉर अ फर्म इज 12%, अबाव 1 करोड़, तो 12%, 12% ऑन व्हाट 93 लाख 60,000, कैलकुलेट 11 लाख, सो T प्लस S आता है कितना 1 करोड़ 48, 1 करोड़ 4 लाख, एड ऋषभ क्लॉज कुछ नहीं है, सेक्शन के नीचे क्लॉज आता है, जब मेरी स्टोरी खत्म नहीं होती सेक्शन के थ्रू, सब सेक्शन के थ्रू, आई कैन पुट इन अ क्लॉज ABC, दिस इज पॉइंट, सब पॉइंट, रोमन नंबर 1, फिर A, फिर B, फिर C, ऐसा होता है वो, ठीक है। एड सेस एट 4%, 4,19,000, so this is your tax liability, 1 crore 9 lakhs 2,528, of course I'll round it off, 1 crore 9 lakh 2,530, you can note down this, come on take down this example, firm का write down, a firm's NTI is 3 crore 12 lakh, कैसे टैक्स निकालेंगे। आयुषी तुझे समझा क्या, रितेश केवायन करने का 7% सरचार्ज इज फॉर कंपनी नॉट LLP, फर्म चल रहा है, फर्म के लिए सरचार्ज का रेट क्या है, फर्म LLP NTI अबाव 1 करोड़। हितेश मैंने तेरा क्वेश्चन देखा, आई डोंट वांट टू आंसर इट नाउ, दैट इज व्हाई आई डिडंट आंसर इट, सो जस्ट लीव इट, राइट टाइम पे आई विल आंसर इट। That's nice, Roshni. Keep practicing tax like this. NTI above 1 crore, the surcharge rate is 12%. रिजवी मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट कर दे चाहिए तो, 1 करोड़ से कितना दूर है इनकम 3 करोड़ का, इधर क्यों मार्जिनल रिलीफ आएगा, मार्जिनल रिलीफ तभी आता है व्हेन इनकम इज क्लोजर टू दो सरचार्ज के स्लैब्स। बट रिजवी यू कैन कैलकुलेट कर, 3 करोड़ 12 लाख को 1 करोड़ से कंपेयर कर, देखना इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम है या नहीं, चेक कर। अभी डन। संयम पूछ रहा है मैम बुक में जो स्टार मार्क है वो इंपॉर्टेंट के लिए है क्या, नहीं, पर्पल कलर स्टार ऑलवेज इंडिकेट्स अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स आर स्टार मार्क, अमेंडमेंट्स को मैं पर्पल स्टार मार्क देती हूँ नोट्स में, ठीक है। आर वी डन, पक्का। ये अर्लियर एग्जांपल था फर्म का 10 लाख का, यहाँ पे सरचार्ज क्यों नहीं लिया, यहाँ पे सरचार्ज क्यों नहीं लिया, नो सरचार्ज एज NTI इज अप टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़ NTI पे सरचार्ज
नहीं लगता, इसलिए मैम ये एग्जाम्पल था जहां फर्म का एनटीआर 10 लाख है तो हमने सिर्फ टैक्स और सेस निकाला। अभी आज आपका होमवर्क क्या है, लर्न द टैक्स रेट्स एंड सरचार्ज का रेट्स एंड अच्छे से टेबल बना लो टैक्स के रेट्स। अभी आपके सामने बुक्स नहीं है, नहीं तो बुक्स होती तो चेक करके फिर आपका कंफ्यूजन भी नहीं होता। मेक चार्ट और टेबल फॉर टैक्स रेट्स एंड सरचार्ज रेट्स। विल यू डू दैट? यस, दैट्स योर होमवर्क। सामने बुक्स होती है तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, राइट? इज दैट ओके? यस, सो आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू। Ritul, gift income gets covered under iOS. I'll be covering it in detail in the chapter of iOS. Gift को casual नहीं मानते। Done? Yes, पढ़ाई भी करो, होमवर्क करो, रिवीजन करो, सब करो अभी। मैम सरचार्ज रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है सरचार्ज में? क्या रॉन्ग है? कौन है ये? अक्षय, क्या रॉन्ग हुआ बेटा? अकाउंट्स की क्लास तो है, आनंद सर का भी देखती हूँ, कोई मैसेज तो नहीं आया है। नहीं है, कोई मैसेज नहीं है सर का। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई विल सी यू टुमारो। कल फ्राइडे, कल तो क्लास है ही, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। मैम ने कुछ तो बीच में बोला छुट्टी है, मैम को कहीं जाना है, वो किस दिन के लिए बोला? सैटरडे के लिए। वो भी मैं आपको कंफर्म करूंगी कल। इज दैट ओके? यस, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई विल सी यू टुमारो। प्रतीक, 30% इज टैक्स का रेट। 30% इज द टैक्स रेट फॉर फर्म। टैक्स रेट अलग होता है, सरचार्ज का रेट अलग होता है। ओके, चलो, सी यू देन टुमारो। बाय, थैंक यू।